गुड आफ्टरनून बच्चों, फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इन द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैजिकल लेक्चर ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो बेहतरीन होने वाली है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं बच्चों, आज से पहले डार्विन की कहानी इतने बेहतरीन अंदाज में शायद ही आपने आज से पहले सुनी होगी। पर बस बच्चों, आज की इस मैजिकल क्लास की हम शुरुआत करें उससे पहले मुझे एक बार आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से इंडिकेट कर दीजिए कि आप मेरी आवाज सुन सकते हैं बच्चों, कि आप मुझे देख सकते हैं। फिर आप कमेंट सेक्शन से अपने आप को बिल्कुल दूर कर लेंगे और आज की बेहतरीन कहानी जो है एमजे सर आपके सामने पेश करेंगे। डार्विन की कहानी एमजे सर की जुबानी। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं बच्चों? जल्दी से आप मुझे इंडिकेट कर देंगे कि आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। विश्वास मानिएगा बच्चों, डार्विन अंकल खुद अपनी कहानी इतनी बेहतरीन नहीं समझा पाएंगे जितनी आज आपको एमजे स्टार सर समझा देंगे। पर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, तन और मन के साथ इस पूरे लेक्चर में एमजे सर के साथ जुड़ जाइए बच्चों। अपने आप को मां के लिए समर्पित कर दीजिए। आज की क्लास इवोल्यूशन के इतिहास की एक बेहतरीन क्लास आपके सामने होगी। आप कमेंट सेक्शन से आप दूर हट जाइए। आइए शुरुआत करते हैं बच्चों डार्विन की कहानी एमजे सर की जुबानी। पर उससे पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं बच्चों। मकसद मां होना चाहिए, क्लास में याद होना चाहिए और आपकी आत्मा जानती है बच्चों। जरूरत से ज्यादा एमजे सर आपके लिए लिख रहे हैं, एक एक शब्द एनसीईआरटी का यहां पर कवर किया है। आइए शुरुआत करते हैं इवोल्यूशन की कहानी एमजे सर की जुबानी, एक रिस्पेक्ट के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ। मकसद मां है, उसको दिमाग में रखते हैं। हल्का से मैं आपको रिवाइज करवाता हूं बच्चों, कोशिश कीजिए। क्लास में इवोल्यूशन छप जाना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ। सुनिए बच्चों, इवोल्यूशन क्या है दोस्तों? इवोल्यूशन बस एक कहानी है बच्चों। आराम से पढ़ेंगे। अब कमेंट सेक्शन से दूर हट जाइए, ये कमेंट्स मुझे डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए। अब हमें नॉनस्टॉप आपके सामने जो है बेहतरीन क्लास को रखना है बच्चों। विश्वास मानिएगा, आपको इवोल्यूशन से प्यार हो जाएगा, आपको बायोलॉजी से प्यार हो जाएगा, डार्विन से प्यार हो जाएगा, एमजे सर की मेहनत से तो प्यार हो ही जाएगा बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं इवोल्यूशन की कहानी। हल्का सा एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूं बच्चों, कोशिश कीजिए क्लास में याद हो जाए। चलिए, इवोल्यूशन क्या है बच्चों? इवोल्यूशन क्या है? बस एक कहानी है दोस्तों। ये कहानी है बच्चों चार चीजों की। ये कहानी है बच्चों ब्रह्मांड के बनने की। बन चुका है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। क्रेडिट गोज टू बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड। ये कहानी ब्रह्मांड में धरती के बनने की बन चुकी है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। क्रेडिट वंस अगेन गोज टू बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड। ये कहानी है धरती पर पहले जीवन के बनने की और बन चुका है बेटा जी 4 बिलियन ईयर्स अगो। क्रेडिट गोज टू ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी एक्सेप्टेड। अब ये कहानी बच्चों उसी पहले सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ से आज की कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी बनने की ये जो दिलचस्प कहानी है, इस कहानी का नाम क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। याद कीजिए, व्हाट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन? समझिए बच्चों, इस धरती पर जब भी जीवन का कोई नया रूप आता है, जीवन नहीं बच्चों, जीवन का नया रूप आता है, यानी एक नए टाइप का ऑर्गेनिज्म आता है, एक नई स्पीशीज आती है, तो एक बात तो कंफर्म है बच्चों कि जब भी इस धरती पर जीवन का एक नया रूप आता है वो पहले वाले के मॉडिफिकेशन से ही अवतरित होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसी को कहा जाता है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, इसी को कहा जाता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब समझिए, व्हाट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बच्चों? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। व्हाट इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन बच्चों? कि जब भी कोई नई स्पीशीज ओरिजिनेट होती है वो पहले वाले के मॉडिफिकेशन से ही होती है। यानी बच्चों, भगवान नहीं बनाते हैं, आसमान से नहीं आता है, अपने आप नहीं आता है। बेटा हमने पढ़े थे एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, और उसमें बच्चों बस आप एनालॉगस को छोड़ दीजिए, 6 एविडेंस पढ़कर ये कंफर्म हो चुका है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। बेटा याद कीजिए, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस हो सकता है, होमोलोगस ऑर्गन हो सकता है, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस हो सकता है, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस हो सकता है, वेस्टिजल ऑर्गन हो सकता है, या फिर बायोकेमिस्ट्री हो सकता है। याद कीजिए बच्चों, 6 के 6 एविडेंस जो है वो एंसेस्ट्री या फिर कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। यानी बच्चों ये कंफर्म हो चुका है कि इस धरती पर जब भी कोई जीवन का नया रूप आता है, जब भी कोई नई स्पीशी आती है, वो पुराने वाले के मॉडिफिकेशन से ही आती है। भगवान नहीं बनाते हैं, आसमान से नहीं आता है, अपने आप नहीं आते हैं। बेटा जब भी जीवन का कोई नया रूप आता है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कोई नई स्पीशी आती है वो पुराने वाले के मॉडिफिकेशन से ही आती है। यानी कंफर्म हो चुका है प्यारे बच्चों कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन तो होता है।
अब ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता कैसे है, यानी पुरानी स्पीशीज से नई स्पीशीज बनती कैसे। एक बात तो कंफर्म है बच्चों कि जब भी कोई नई स्पीशीज बनेगी वो बनेगी तो पुराने वाले के मॉडिफिकेशन से, पर आखिर ये मॉडिफिकेशन होता कैसे है, पुरानी वाली से नई स्पीशीज बनती कैसे, इसको समझने के लिए हम पढ़ रहे थे बच्चों थ्योरीज। और पिछली क्लास में हमने पहली लॉजिकल थ्योरी, हालांकि गलत थ्योरी पढ़ी थी, जिसका नाम है लामार्किज्म। याद कीजिए बच्चों, लामार्क की जो कहानी है वो लामार्किज्म है। उसका नाम था बच्चों द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। पूरी मेहनत से रिवाइज करवा रहे हैं। याद कीजिए बच्चों, लामार्क की कहानी के 4 बेसिक कंसेप्ट थे। याद कीजिए, लामार्क की कहानी के 4 कंसेप्ट थे बच्चों। पहला था इंटरनल वाइटल फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। याद कीजिए बच्चों, लामार्क ने जो है गलत थ्योरी है, पर लामार्क ने भी नई स्पीशीज बनाई थी तो पुराने वाले के मॉडिफिकेशन से ही तो बनाई थी। बेटा लामार्क ने क्या कहा था कि जो कैरेक्टर आप एक्वायर करते हो, जो लक्षण आप उपार्जित करते हो, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होता जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इतने एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हो जाता है कि एक जमाना ऐसा आता है लास्ट वाली पीढ़ी पहली वाली से 100% अलग हो जाती है, रिप्रोडक्शन तक नहीं कर पाती है, यानी क्या बन जाती है, एक नई स्पीशी। यानी समझे बच्चों, चाहे लामार्क की गलत थ्योरी ही क्यों ना हो, लामार्क ने भी नई स्पीशी अगर बनाई है तो पुराने वाले के मॉडिफिकेशन से ही बनाई है। पर लामार्क से ये चूक हो गई थी। उन्होंने क्या कह दिया बच्चों, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं उनका इनहेरिटेंस होता है, पर हम पढ़ चुके बच्चों जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो लामार्क की जो कहानी है सरासर गलत है। अब जो सही कहानी है बच्चों, जो हमें सक्सेसफुली समझाएगी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता कैसे है, वो कहानी है बच्चों चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की। लामार्क की कहानी लामार्किज्म बच्चों, तो डार्विन की कहानी जो है उसको डार्विनिज्म कहा जाता है। अब समझिएगा, लामार्क की जो थ्योरी है उसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। बेटा डार्विन की जो थ्योरी है उसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बेटा चार्ल्स डार्विन की जो सिद्धांत है उसे कहा जाता है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो पहले तो नाम याद होना चाहिए बच्चों, लामार्क की थ्योरी लामार्किज्म, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। डार्विन की थ्योरी डार्विनिज्म, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पर डार्विन की खूबसूरत कहानी आपके सामने पेश करूं उससे पहले बच्चों, डार्विन के बारे में कुछ फैक्चुअल बातें हैं जो आपके मॉड्यूल में भी लिखी हुई हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, तो वो बातें एक बार मैं बोल देता हूं, उनको एक बार आप सुन लीजिए बच्चों। याद कीजिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जिस साल लामार्क की किताब छप रही थी, वो किताब का नाम याद रखना बच्चों। याद कीजिए, लामार्क की किताब छपी थी सन 1809 में। बेटा लामार्क की किताब छपी थी सन 1809 में। और बेटा समझिए, जिस साल लामार्क की किताब छप रही थी ये वही साल था बेटा जब चार्ल्स डार्विन का जो है जन्म हो रहा था। बेटा डार्विन की थ्योरी शुरू करूं उससे पहले चार्ल्स डार्विन के बारे में कुछ फैक्चुअल बातें मैं आपको बता देता हूं। मॉड्यूल आपके सामने खुला होना चाहिए, एनसीईआरटी आपके सामने खुली होनी चाहिए, दिमाग आपका खुला होना ही चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं डार्विन के बारे में पहले कुछ फैक्चुअल बातें। तो पहला पॉइंट, चार्ल्स डार्विन का जन्म कब हुआ है? वैलेंटाइन डे से 2 दिन पहले। याद कीजिए बच्चों, 12 फरवरी सन 1809 को इंग्लैंड में जो है चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ। फिर बेटा कुछ बातें आपके मॉड्यूल में ये भी लिखी हुई है कि 1831 से लेकर 1836 यानी बेटा 5 साल के लिए चार्ल्स डार्विन जो है वो एक समुद्री जहाज की मदद से, बेटा उस समुद्री जहाज का नाम है HMS बीगल। बेटा उस समुद्री जहाज का नाम है HMS बीगल। एनसीईआरटी में वर्ड लिखा हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए, मैंने लिख दिया है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, बेहतरीन लेक्चर है। पहले मैं आपको बेटा चार्ल्स डार्विन के बारे में कुछ फैक्चुअल बातें बता रहा हूं, समझिए। वैलेंटाइन डे से 2 दिन पहले 12 फरवरी सन 1809 को चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म जो है वो इंग्लैंड के अंदर हुआ, ये याद होना चाहिए। अब बेटा सन 1831 से लेकर सन 1836 तक यानी कि 5 साल के लिए चार्ल्स डार्विन जो हैं वो एक समुद्री जहाज, बेटा हवाई जहाज भी होता है, मैं समुद्री जहाज की बात कर रहा हूं, वो जहाज का नाम आपको याद होना चाहिए बेटा HMS बीगल, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, समझे बेटा। HMS बीगल जो है वो समुद्री जहाज का नाम है। बेटा इसकी फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूं, हिज मैजेस्टी शिप, या फिर इसको हर मैजेस्टी शिप कहा जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि सन 1831 से लेकर सन 1836 तक यानी 5 वर्षों के लिए चार्ल्स डार्विन जो है वो HMS बीगल जहाज की मदद से जो है कुछ जगहों पर जो है घूमने गए थे।
कहां कहां गए थे वो भी आप याद रखिएगा बच्चों। साउथ अफ्रीका गए हैं, साउथ अफ्रीका गए हैं, साउथ अमेरिका गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए और गैलेपागोस आइलैंड गए हैं। तो बेटा ये आपको याद रखना है कि 12 फरवरी सन 1809 को चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ है। 1831 से लेकर 1836 यानी 5 साल के लिए वो HMS बीगल नाम के जहाज से इन 4 जगहों पर घूमने गए हैं। याद रखने बेटा, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और गैलेपागोस आइलैंड, ये आपको याद होना चाहिए। अब एक चीज समझिए बच्चों, जब ये वहां से घूमकर वापस अपने घर लौटे, अब इन्होंने सोचा कि इन 5 वर्षों के अंदर मैंने जो कुछ भी ऑब्जर्व किया है, जो कुछ भी मैंने नेचर में देखा है, मुझे उसको लिखना चाहिए, मुझे उसको बुक की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। पर समझिए बच्चों, अपनी बुक लिखने से पहले इन्होंने कुछ किताबें पढ़ी हैं और उनसे वो काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। बेटा एनसीईआरटी में जो है एक किताब का नाम लिखा हुआ है, वो कम से कम आपको याद होना चाहिए। बेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, थॉमस माल्थस ने पॉपुलेशन के ऊपर एक किताब लिखी बच्चों। तो ये एनसीईआरटी का वर्ड है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ल्स डार्विन जो है वो किसकी लिखी हुई किताब से इंप्रेस हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे, तो एनसीईआरटी का पॉइंट याद रखेंगे बच्चों। थॉमस माल्थस जो है, थॉमस माल्थस ने बेटा पॉपुलेशन के ऊपर, समष्टि के ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या है, द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। यह तो आपको याद होना ही चाहिए। पर बेटा मैंने यहां पर एक और किताब का नाम लिखा है, कोशिश कीजिए वो भी आपको याद रहे बेटा, समझिए। जैसे कि चार्ल्स लायल, बेटा ये वही हैं जिन्होंने फॉसिल्स की डेफिनेशन दी थी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं बच्चों कि चार्ल्स लायल ने भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। यानी बेटा अपनी किताब लिखने से पहले चार्ल्स डार्विन जो हैं वो इन 2 किताबों से काफी प्रभावित हुए थे, बहुत ही इंप्रेस हुए थे बच्चों। कम से कम एक आपको याद होना चाहिए, द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, जो किसने लिखी है, थॉमस माल्थस ने। अब बेटा एनसीईआरटी का एक और पॉइंट समझिए, एक एक वर्ड बोलेंगे एमजे सर, पूरे टॉपिक का धागा खोल देंगे। ध्यान से सुनिए बच्चों, एनसीईआरटी का एक पॉइंट समझिएगा। जिस समय बेटा चार्ल्स डार्विन गैलेपागोस आइलैंड पर स्टडी कर रहे थे या फिर घूम रहे थे, लगभग बेटा उसी समय एक जनाब हुआ करते थे अल्फ्रेड रसेल वॉलेस। एनसीईआरटी का पॉइंट है बेटा, ये कहां पर स्टडी कर रहे थे, मलाय आर्कीपेलागो में, जैसे बेटा आज हम आम भाषा में मलेशिया के नाम से जानते हैं। यानी समझिए बेटा सेम टाइम की बात चल रही है। एनसीईआरटी का पॉइंट है, चार्ल्स डार्विन जब गैलेपागोस आइलैंड पर घूम रहे थे, अल्फ्रेड रसेल वॉलेस जो है ये मलाय आर्कीपेलागो पर घूम रहे थे। अब समझिए अल्फ्रेड रसेल वॉलेस को लगभग वैसी ही चीजें ऑब्जर्व करने को मिली जैसे कि चार्ल्स डार्विन को मिल रही थी। और अल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने क्या किया, जो भी चीजें उन्होंने देखी बेटा उन्होंने उनके चार्ट्स बनाए और चार्ट्स बनाकर जो है चार्ल्स डार्विन को भिजवा दिए थे। तो ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए। तो बेटा मैंने यहां लिख दिया है अल्फ्रेड रसेल वॉलेस, इन्होंने सेम पीरियड में जब डार्विन गैलेपागोस आइलैंड पर स्टडी कर रहे थे, ये मलाय आर्कीपेलागो पर घूम रहे थे और वहां जो भी इन्होंने ऑब्जर्व किया वो इन्होंने चार्ट्स बनाकर, लिखा हुआ है एनसीईआरटी वर्ड बेटा चार्ट, इन्होंने चार्ट्स बनाकर जो है चार्ल्स डार्विन के घर भिजवा दिए। यानी एक चीज समझिए बच्चों, टेक्निकली अगर देखा जाए तो अपनी किताब लिखने से पहले जो चार्ल्स डार्विन है बेटा वो 3 चीजों से काफी प्रभावित हुए। आपको ये 2 तो याद रखने बच्चों, एक तो थॉमस माल्थस के बारे में और एक अल्फ्रेड रसेल वॉलेस के बारे में। पर ध्यान से सुनिएगा, थॉमस माल्थस की किताब थी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, चार्ल्स लायल्स की किताब थी, चार्ल्स लायल की किताब थी प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, और अल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने मलाय आर्कीपेलागो पर जो अध्ययन किया, जो भी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व करी उसके उन्होंने चार्ट बनाकर जो है चार्ल्स डार्विन को भिजवा दिए। अब बेटा इन सबको पढ़ने के बाद और इन 5 साल की जर्नी में जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, अब उनको उन्होंने जो है लिखना शुरू किया है। और जब चार्ल्स डार्विन अंकल 50 साल के हो गए थे, बेटा 1809 में पैदा हुए, 50 साल के हो गए, यानी अब बात चल रही है सन 1859 की, तो बेटा उस समय उनकी किताब मार्केट में छपी है। तो समझिए बेटा 1859 में, ये भी याद रखिएगा, सन 1859 में उनकी किताब छपी है बच्चों। और चार्ल्स डार्विन की किताब का नाम क्या है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। समझिए बच्चों, ये चार्ल्स डार्विन की पूरी किताब का नाम है प्यारे बच्चों। यानी समझिए चार्ल्स डार्विन की जो किताब है उस किताब का नाम क्या है बेटा, पूरा किताब का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बेटा ये किताब का नाम है,
इस किताब के अंदर जो थ्योरी लिखी हुई है, जो अभी आप सुनेंगे एमजे सर की जुबानी, उस थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो शब्दों को ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में। बेटा चार्ल्स डार्विन की किताब का नाम तो क्या है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये बेटा किताब का नाम है। और इस किताब के अंदर जो उनकी थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम क्या है बेटा? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पर एक चीज समझिए बच्चों, चाहे लामार्क की थ्योरी हो लामार्किज्म, चाहे डार्विन की थ्योरी हो डार्विनिज्म, चाहे लामार्क की थ्योरी हो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, चाहे डार्विन की थ्योरी हो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बेटा दोनों के दोनों आपको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन समझाना चाहते हैं, दोनों के दोनों डिसेंट विद मॉडिफिकेशन समझाना चाहते हैं, दोनों के दोनों नई स्पीशीज कैसे बनती है वो समझाना चाहते हैं। दोनों के दोनों एक ही चीज समझाएंगे कि पुरानी के ही मॉडिफिकेशन से नई स्पीशीज बनेगी। पर लामार्क ने यह गलती कर दी, उन्होंने क्या कह दिया? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होता है, वहां पर वो गलती कर बैठे। अब डार्विन की जो कहानी है बेटा, पहला सवाल तो यह पूछा जाता है कि डार्विन की जो थ्योरी है उसके कितने बेसिक कंसेप्ट्स हैं। जैसे याद कीजिए बच्चों, लामार्क की थ्योरी के 4 कंसेप्ट थे, डार्विन की थ्योरी के 5 बेसिक कंसेप्ट हैं। और बेटा पांचों के पांचों आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए। तो आप अपने मॉडल को चेक कीजिए बच्चों, आपके मॉडल में डार्विनिज्म के 5 बेसिक कंसेप्ट लिखे हुए हैं। तो पहला सवाल तो यही निकलेगा कि डार्विनिज्म के जो 5 बेसिक कंसेप्ट हैं उनकी क्या प्रॉपर सीक्वेंस है। तो वो सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए बच्चों। फिलहाल समझा देता हूं। पहला है मेरे बच्चों ओवर प्रोडक्शन, अभी समझाऊंगा। दूसरा है बच्चों स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, या फिर इसको कंपटीशन कहेंगे। तीसरा है बच्चों वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। चौथा है नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और पांचवा है द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। बेटा डार्विन की कहानी शुरू करूं उससे पहले यह सवाल ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि डार्विन की जो थ्योरी है उसके जो 5 बेसिक कंसेप्ट हैं उनकी क्या सीक्वेंस है। और बेटा सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए कि ओवर प्रोडक्शन, फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यानी कंपटीशन, फिर वेरिएशंस एंड हेरिडिटी, उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और लास्ट में ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। बेटा अभी आप ध्यान से देखना, एमजे सर बिल्कुल मक्खन की तरह जो है पहले से दूसरे पर शिफ्ट होंगे, दूसरे से तीसरे पर शिफ्ट होंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, वहां बैठे बैठे बच्चों आपको जो है मन से ताली बजाने का मन करेगा। और आपकी उन तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज जो है एमजे सर को यहां दूर जो है सुनाई देनी चाहिए। पर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। पहले आपको थ्योरी समझाना बहुत जरूरी है बेटा। एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वॉइसेस, और एमजे सर वॉइसेस में कम एक्शंस में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो आज मैं आपको बेहतरीन कहानी समझाऊंगा जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो आइए बच्चों डार्विनिज्म आपके सामने पेश करता हूं, ध्यान सुनिएगा। डार्विन अंकल की किताब जो है वो मेरे हाथ में आ चुकी है बच्चों, समझिए। किताब का नाम क्या है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सीना ठोक कर बोलते हैं, समझ में आएगा तो यही आएगा, वरना पूरे हिंदुस्तान में इतने बेहतरीन अंदाज में समझ में तो नहीं आ सकता है। आप सिंसियरिटी के साथ सुनेंगे, मैं जान लगा दूंगा, आप ध्यान लगाइए बच्चों। तो आइए शुरुआत करता हूं डार्विन की कहानी। तो बेटा डार्विन की किताब एमजे सर के हाथ में आ चुकी है। उस किताब का नाम क्या है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बेटा इस किताब के अंदर जो कहानी है उस कहानी का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पर वो कहानी समझाऊं उससे पहले डार्विन की किताब के पहले पन्ने पर कुछ बातें लिखी हुई है वो मैं आपको समझाता हूं। बेटा कोई भी पिक्चर शुरू होती है उससे पहले डिस्क्लेमर आता है। बेटा कोई भी पिक्चर शुरू होती है पहले डिस्क्लेमर आता है। तो मैं आपको डार्विन की कहानी सुनाऊं उससे पहले शुरुआत के पहले पेज पर क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान से सुनिएगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा समझिए, डार्विन की किताब का पहला पन्ना आप ध्यान सुनिए। डार्विन क्या कहना चाहते हैं, एमजे सर क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। डार्विन क्या कहना चाहते हैं? हेलो फ्रेंड्स। एमजे सर आपसे भी कहना चाहते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। डार्विन कहता है प्यारे दोस्तों, आई एम नॉट ए साइंटिस्ट, आई एम ए नेचुरलिस्ट। दोस्तों डार्विन कह रहा बच्चों कि दोस्तों मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं प्रकृतिवादी हूं। तो डार्विन आपसे ये कहना चाह रहा है कि अपनी इस किताब को लिखने से पहले मैंने लेबोरेटरी में कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किए हैं। याद कीजिए बेटा, स्टैनले मिलर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। बेटा स्टैनले मिलर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है,
याद कीजिए, ओपेरिन ने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था बेटा। उन्होंने लेबोरेटरी के अंदर कोइजरवेट नाम का प्रोटोमेंट बनाकर देखा तो था ना। पर डार्विन अपनी कहानी आपको सुनाए उससे पहले डार्विन आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि प्यारे दोस्तों, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं प्रकृतिवादी हूं दोस्तों। यानी मेरी इस किताब को लिखने से पहले मैंने लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किए हैं। आई एम नॉट ए साइंटिस्ट, आई एम ए नेचुरलिस्ट दोस्तों। तो वो आपसे कह देना चाहता है कि मेरी इस किताब को पढ़ते समय आप मुझसे किसी भी साइंटिफिक बात की उम्मीद नहीं करेंगे। अगर मैंने ये लिखा है कि शेर हिरन को खाता है, तो बस आप ये देखिए कि शेर हिरन को खाता है। आप मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे कि हिरन शेर को क्यों नहीं खाता है। तो डार्विन आपको चेतावनी देना चाहते हैं। एमजे सर के शरीर में डार्विन की आत्मा आ चुकी है। तो डार्विन समझ लीजिए, एमजे सर समझ लीजिए, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम नॉट ए साइंटिस्ट, आई एम ए नेचुरलिस्ट दोस्तों। मैंने इस किताब को लिखने से पहले कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किए हैं। मैंने 5 साल जो है उन 4 जगहों पर भ्रमण किया, और इन 5 सालों में प्रकृति के अंदर, नेचर में मैंने जो कुछ भी ऑब्जर्व किया, जो मैंने देखा है, वही तो मैंने लिखा है। तो डार्विन साफ कहते हैं कि मैंने अपनी इस किताब को लिखने से पहले कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किए हैं। जो मैंने इन 5 साल में ऑब्जर्व किया है वही मैंने लिखा है। यानी समझिए, मैंने वही लिखा है जो मैंने देखा है। और मैंने वो क्यों देखा है? क्योंकि वो होता है। अरे मैंने चरस फूंक कर जो है अपनी किताब नहीं लिखी है। ऐसा थोड़ा है कि मैंने नशा कर रखा था और जो नहीं भी होता है वो भी मुझे दिखाता है। एनसीईआरटी की एक लाइन समझा रहा हूं मुझे। डार्विन क्या कहते हैं? मैंने वही लिखा है जो मैंने देखा है, यानी ऑब्जर्व किया है। और मैंने वो क्यों देखा है? क्योंकि वो होता है, यानी वो तुक्का नहीं है। यानी मैंने वही लिखा है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, और जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो होता है, यानी कि वो फैक्ट है, वो फैक्चुअल है। तो एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है बच्चों? द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस विच आर फैक्चुअल। उम्मीद करता हूं एनसीईआरटी की लाइन 100 में आ रही है बच्चों। बेटा एनसीईआरटी की लाइन है, theory of natural selection is based on certain observations and which are factual। बेटा डार्विन के प्राकृतिक वर्ण की जो कहानी है बेटा, वो कुछ जो है प्रेक्षणों पर आधारित है, और वो प्रेक्षण जो है वो तथ्यात्मक हैं। तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन समझा रहा हूं बच्चों। तो डार्विन की थ्योरी के बारे में एनसीईआरटी की लाइन क्या है? डार्विन की जो थ्योरी बच्चों, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस विच आर फैक्चुअल। तो डार्विन आपसे कह देना चाहते हैं, एमजे सर के बहाने आपसे कह देना चाहते हैं कि मेरी इस किताब को पढ़ने समय या फिर मेरी इस क्लास को सुनते समय अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे। बेटा जो बात डार्विन कह रहे हैं वही बात आपसे एमजे सर भी कह रहे हैं बच्चों। क्योंकि डार्विन ने कहा है ना, आई एम नॉट ए साइंटिस्ट, आई एम ए नेचुरलिस्ट। दोस्तों डार्विन कहता है कि माई थ्योरी इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस एंड दीज ऑब्जर्वेशंस आर नॉट तुक्कास, दीज ऑब्जर्वेशंस आर फैक्चुअल। तो डार्विन आपसे कह देना चाहता है, एमजे सर भी आपसे यही बात तो कहना चाहते हैं कि मेरी इस किताब को पढ़ते समय या एमजे सर की क्लास को सुनते समय अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे। आप नेचर में जाकर खुद देख लेना, और वहां आपको ऐसा दिख जाएगा तो आपको यकीन हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी वही लिखा है जो मैंने देखा है, और मैंने वो इसलिए देखा है क्योंकि वो होता है। तो एनसीईआरटी कहती है डार्विन की जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस एंड दीज ऑब्जर्वेशंस आर फैक्चुअल। और एक और चीज समझिए बच्चों, डार्विन ने नेचर में स्टडी की थी बेटा। किसमें? नेचर में। तो बेटा वहां पर उसने अलग अलग जानवरों को स्टडी किया था। जैसे याद कीजिए, गैलापागोस आइलैंड में जो है उसने चिड़ियाओं को देखा था। तो इस कहानी को सुनते समय आपके दिमाग में जो है सिर्फ इंसान का चेहरा नहीं आना चाहिए बच्चों। जब भी मैं ऑर्गेनिज्म कहूंगा तो हम चिड़िया की बात कर सकते हैं, हम कुत्तों की बात कर सकते हैं, हम हाथी घोड़ों की बात कर सकते हैं। बेटा आप हमेशा इंसान मानकर नहीं चलेंगे। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि इंसान तो आजकल बेटा एक्सेप्शनल कैटेगरी में आता है ना। समझिए बेटा, आज अगर हम बीमार होते हैं तो मर थोड़ी ना जाते हैं। हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी है, आप डॉक्टर को दिखा सकते हो और मरने से बचा सकते हो अपने आप को। पर बेटा डार्विन ने नेचर में स्टडी किया था। बेटा गैलापागोस आइलैंड पर जब कोई चिड़िया बीमार पड़ती है उसको देखने के लिए कोई डॉक्टर नहीं जाता है, तो मौत के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। बेटा जंगल में जब कोई शेर बीमार पड़ता है उसको देखने के लिए डॉक्टर थोड़ी ना जाता है, मौत के अलावा उसके पास कोई दूसरा इलाज नहीं होता है। यानी समझिएगा बच्चों, आज की इस क्लास के दौरान
अगर मैं कोई ऑर्गेनिज्म बोलता हूं तो आप इंसान मानकर मत चलिएगा। इसीलिए बेटा आज की क्लास समझाते समय मैं यहां पर कुत्तों की बात करूंगा, मैं डॉग की बात करूंगा, मेल डॉग फीमेल डॉग की बात करूंगा, उनके बच्चों की बात करूंगा, पिल्लों की बात करूंगा, ताकि आपको लेक्चर आसानी से समझ में आ जाए। और एक और चीज समझिएगा बच्चों, मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले इसको समझ लीजिए। कुछ बच्चे लिख रहे हैं, सही में ऐसा लग रहा है जैसे हमें डार्विन अंकल खुद पढ़ाने आ गए हैं। मेरे साथ जुड़ जाइएगा बच्चों। तो डार्विन की कहानी पेश करूं उससे पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि मेरी इस क्लास के दौरान आप मुझसे कोई डाउट नहीं पूछेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है बच्चों तो आप नेचर में जाकर देख लेना ना, क्योंकि मैंने भी देखा है, वही तो मैंने लिखा है। और मैंने इसलिए देखा है क्योंकि वो होता है। तो डार्विन की जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस एंड दीज ऑब्जर्वेशंस आर फैक्चुअल। तो अब शुरू करता हूं डार्विन की कहानी एमजे सर की जुबानी। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा। डार्विन की जो कहानी है उसके 5 पॉइंट हैं। बेटा डार्विन की जो कहानी है उसके 5 पॉइंट है। अब शुरू करता हूं मैं डार्विन की कहानी एमजे सर की जुबानी। तो पहला पॉइंट सुनेगा बेटा। पहला पॉइंट है अत्यधिक प्रजनन, यानी कि ओवर प्रोडक्शन। एक चीज समझिए बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन क्यों करता है। और एक चीज समझिएगा, यहां पर इस लेक्चर के दौरान हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं बेटा। जैसे कि डॉग है बेटा, डॉग है मेल डॉग और फीमेल डॉग। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तब जाकर ये पपीज को पैदा करते हैं, पिल्लों को पैदा करते हैं। बेटा समझिए, डार्विन ने चिड़ियाओं पर स्टडी की थी ना बच्चों, और जब चिड़ियाओं पर स्टडी की तो वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक चीज समझिए बेटा, जब मैं यहां कह रहा हूं बच्चे पैदा होने की बात कर रहा हूं तो ये तो आपको 100 में आना चाहिए। बच्चों को जन्म तो कौन देगी, एक फीमेल देगी, यानी कि मादा। पर बेटा वो नर के साथ मिलकर ही जो है एक कपल के तौर पर जो है बच्चे को जन्म देगी। मतलब आज की क्लास में अगर मैं ये कहता हूं कि कुत्ते ने बच्चा पैदा किया, तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो फीमेल डॉग है और जो मेल डॉग है उन्होंने मिलकर जो है एक पपी को जन्म दिया होगा। अब ध्यान समझिए, पहली बात तो बेटा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन क्यों करता है, वो प्रोडक्शन क्यों करता है, वो इसलिए करता है ताकि वो अपनी पीढ़ी को, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके, ताकि वो अपनी स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने से बचा सके। अरे समझिए बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन क्यों करता है बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोडक्शन जनन क्यों करता है, इसलिए करता है ताकि वो अपनी स्पीशीज को विलुप्त होने से बचा सके। पर अगर ऐसा ही ख्याल है तो उसको एक बच्चा पैदा करना चाहिए। पर अब डार्विन क्या कहते हैं, पहला पॉइंट ध्यान सुनेगा, बहुत मुस्कुराहट के साथ मक्खन की तरह स्विच करूंगा और आज आप अपनी आंखों के सामने क्या बनते हुए देखेंगे, नई स्पीशी। तो आइए शुरुआत करता हूं डार्विन की कहानी एमजे सर की जुबानी। पहला पॉइंट सुनिए, ओवर प्रोडक्शन। तो डार्विन क्या कहता है, डार्विन कहता है कि मैंने ऐसा देखा है, मैंने जो देखा है वही तो मैंने लिखा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप नेचर में जाकर देख लेना बच्चों, आपको यकीन हो जाएगा। तो डार्विन क्या कहते हैं कि मैंने ऐसा देखा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ओवर प्रोडक्शन करता है। यानी बेटा समझिए, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अंडर प्रोडक्शन नहीं करता, प्रोडक्शन नहीं करता, वो ओवर प्रोडक्शन करता है। डार्विन क्या कहता है कि मैंने ऐसा देखा है, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो हद से ज्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, हद से ज्यादा बच्चे पैदा करता है। जैसे आपने देखा होगा बेटा, एक गाय जो होती है वो अपने जीवन काल में जो है 2 से 4 बछड़े पैदा करती है। अगर एक बछड़ा पैदा करती तो भी उसकी स्पीशीज मेंटेन रहती। पर डार्विन कहता है मैंने ऐसा देखा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो हद से ज्यादा बच्चे पैदा करता है, ओवर प्रोडक्शन करता है। बेटा गाय जो होती है वो अपने जीवन काल में 2 से 4 बछड़े पैदा करती है। एक फीमेल डॉग जो होती है वो तो जीवन काल छोड़िए, वो तो अपने एक ब्रीडिंग सीजन के अंदर जो है 6 से 8 पिल्ले पैदा करती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, सर्दी का मौसम आने वाला है बच्चों, आप अपने मोहल्ले में देखिएगा, आपको जो है पिल्लों की जो है बाढ़ आती हुई नजर आएगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप मुझसे मत पूछना, आप नेचर में जाकर देख लेना। तो मैंने जो देखा है वही तो मैंने लिखा है। तो समझिए डार्विन की कहानी एमजे सर की जुबानी। डार्विन क्या कहता है कि मैंने ऐसा देखा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो हद से ज्यादा बच्चे पैदा करता है। जैसे गाय जो बेटा वो अपने जीवन काल में 2 से 4 बछड़े पैदा करती है।
एक फीमेल डॉग जो है वो तो ब्रीडिंग सीजन में 6 से 8 पिल्ले पैदा करती है। जैसे कि एक मच्छर जो है बेटा वो लाखों मच्छर पैदा करता है। जैसे समझिए एक वृक्ष होता है वो तो करोड़ों वृक्ष पैदा कर सकता है, करोड़ों बीज पैदा कर सकता है। तो डार्विन क्या कहता है कि मैंने ऐसा देखा है, मैंने जो देखा है वही तो मैंने लिखा है। तो डार्विन क्या कहता है कि मैंने ऐसा देखा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ओवर प्रोडक्शन करता है, हद से ज्यादा बच्चे पैदा करता है। तो मैंने ये देखा है कि समय के साथ अगर देखा जाए तो उस पॉपुलेशन की जो साइज है, सेम स्पीशीज के मेंबर हैं उनकी जो पॉपुलेशन होगी उसको पॉपुलेशन कह रहे हैं बेटा। सेम स्पीशीज के मेंबर का जो ग्रुप होता है उसको पॉपुलेशन कहा जाता है। तो समझिएगा, एक बच्चा लिख रहा है भाई साहब क्या मस्त टीचर हमें मिले हैं, थैंक यू सो मच बेटा जी। अब आप डार्विन पर फोकस कीजिए। डार्विन क्या कहता है, मैंने ऐसा देखा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ओवर प्रोडक्शन करता है, हद से ज्यादा बच्चे पैदा करता है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए बच्चों तो समय के साथ साथ जो पॉपुलेशन की साइज है उसकी ग्रोथ कैसी होती है, एक्सपोनेंशियल होती है। बेटा समझिए, जैसे कि मान लेते हैं एक मेल डॉग है, एक फीमेल डॉग है, कुल मिला के एक डॉग कपल है। तो अभी टोटल कुत्ते कितने हैं, 2। पर जैसे सर्दी का मौसम आएगा इन्होंने मिलकर 6 पिल्ले पैदा कर दिए। तो कहां पहले टोटल 2 कुत्ते थे, अब धड़ल्ले से 8 हो गए ना बेटा। तो 2 से सीधे 8 हो गए, यानी पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी हो गई, एक्सपोनेंशियल। तो डार्विन क्या कहता है, मैंने ऐसा देखा है, मैंने ऐसा देखा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म ओवर प्रोडक्शन करता है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो समय के साथ साथ थ्योरेटिकली पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी हो जाती है, एक्सपोनेंशियल। पर वो क्या कहता है, मैंने ये भी देखा है कि वास्तविकता में क्या होता है, इन रियलिटी। वो कहता है मैंने ये भी देखा है कि वास्तविकता में बस कुछ सीजनल फ्लक्चुएशन छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी का वर्ड है, कुछ मौसमी उतार चढ़ाव छोड़ दीजिए, जो पॉपुलेशन है वो फाइनली जो है स्थिर बन जाती है, यानी कि कांस्टेंट बन जाती है। बेटा डार्विन क्या कहता है, मैंने ऐसा देखा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म हद से ज्यादा बच्चे पैदा करता है। तो थ्योरेटिकली तो पॉपुलेशन की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। पर वो ये कहता है कि मैंने ये भी देखा है कि वास्तविकता में ये तो बस कुछ मौसमी उतार चढ़ाव हैं, इनको छोड़ दो तो पॉपुलेशन कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। जिसमें आपको समझाता हूं बच्चों, आपने देखा होगा बारिश का मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है तो मच्छर अचानक से ज्यादा हो जाते हैं बेटा। पर जैसे गर्मी का मौसम आता है फिर से कांस्टेंट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में मान लेते हैं आपको अपनी कॉलोनी में 4-5 कुत्ते भटकते हुए दिखते होंगे बेटा। जैसे सर्दी का मौसम आता है पिल्लों की बाढ़ आ जाती है, पर जैसे फिर गर्मी का मौसम लौटकर आता है फिर से वही 4-5 कुत्ते। बेटा ऐसा तो होता नहीं है कि अब जो है कुत्ते इतने ज्यादा हो जाते हैं कि 1000-2000 कुत्ते हो गए हैं, सबने किराए का मकान ले लिया है, ऐसा नहीं होता है बच्चों। यानी डार्विन क्या कहता है, मैंने ऐसा देखा है, मैंने जो देखा है वही तो मैंने लिखा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप नेचर में जाकर देख लेना, आपको मिलेगा। तो डार्विन कहता है मैंने ऐसा देखा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म ओवर प्रोडक्शन करता है। मैंने ये भी देखा है कि थ्योरेटिकली अगर देखा जाए पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल बढ़ती है। पर वो क्या कहता है, ये तो बस एक मौसमी उतार चढ़ाव है, यानी सीजनल फ्लक्चुएशन है, बस इन सीजनल फ्लक्चुएशन छोड़ दो। वो कहता है वाकई में रियलिटी में तो ये होता है कि पॉपुलेशन बाद में कैसी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ये तो समझ में आ रहा है। अब इससे एक बात समझ में आ रही बेटा कि बच्चे तो बहुत सारे पैदा होते हैं, समझिए बेटा बच्चे तो बहुत सारे पैदा होते हैं पर बाद में पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब क्या है, जितने बच्चे पैदा होते हैं वो सारे के सारे जिंदा नहीं रहते ना बेटा। समझिए बच्चे हद से ज्यादा पैदा होते हैं, पॉपुलेशन अगर देखा जाए थ्योरेटिकली एक्सपोनेंशियल बढ़ती भी है पर बाद में पॉपुलेशन फिर कांस्टेंट हो जाती है। क्यों, इसका मतलब जितने बच्चे पैदा होते हैं वो सारे के सारे सरवाइव नहीं करते। क्यों नहीं करते बेटा, क्योंकि रिसोर्सेस तो लिमिटेड है ना, और उन लिमिटेड रिसोर्सेस के लिए उनमें आपस में क्या होता है, कंपटीशन होता है, एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल होता है, जिंदा रहने की जिदोजहद मच जाती है। समझे बेटा, उत्तर जीविता के लिए संघर्ष होता है, यानी कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मक्खन की तरह बेटा मैं जो है दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर गया हूं। ध्यान से देखिए बेटा, डार्विन क्या कहता है, मैंने ऐसा देखा है, आप भी देखिए। डार्विन कहता है मैंने ऐसा देखा है, हर एक ऑर्गेनिज्म ओवर प्रोडक्शन करता है। तो थ्योरेटिकली अगर देखा जाए पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ती भी है। कहां 2 कुत्ते थे, सर्दी के मौसम में 6 पिल्ले पैदा किए, अचानक से 8 हो गए बेटा, 2 से 8, यानी कि जो है यहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई। पर वो क्या कह रहा है, मैंने वास्तविकता में ये भी देखा है, ये तो बस कुछ सीजनल फ्लक्चुएशन है,
बाद में तो पॉपुलेशन है फिर से कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे तो बहुत सारे पैदा होते हैं, पर इसका मतलब बेटा बाद में पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाती है। इसका क्या मतलब है, जितने बच्चे पैदा होते हैं वो सारे सर्वाइव नहीं करते। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए उनमें आपस में क्या होता है, कंपटीशन होता है, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होता है, और उस कंपटीशन में बहुत सारों की मौत हो जाती है। तो मैं पहुंच चुका हूं दूसरे पॉइंट पर। चलिए बच्चों ना, अब ये जो कंपटीशन होता है ना बच्चों, ये जो स्ट्रगल होता है ये 3 तरह का होता है। मॉड्यूल चेक के जो इसमें लिखा हुआ है, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, एक होता है इंटर स्पेसिफिक, और एक होता है मेरे बच्चों एनवायरमेंटल स्ट्रगल। वन बाय वन समझाता हूं। इंट्रा स्पेसिफिक का क्या मतलब है, नाम से हमारा है ऐसा स्ट्रगल, ऐसा कंपटीशन जो विद इन द सेम स्पीशी होगा। बेटा इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक मतलब क्या है, यानी एक ही स्पीशीज के मेंबर के, जैसे समझिए आप लोग जो है नीट के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, तो ये कैसा कंपटीशन है, ये भी तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है। तो समझिए बेटा, ऐसा स्ट्रगल जो सेम स्पीशीज के मेंबर के बीच में होता है। और बेटा जाहिर सी बात है ये जो स्ट्रगल होगा ये हर एक चीज के लिए होगा बेटा, ये फूड के लिए भी होगा, ये शेल्टर के लिए भी होगा, और ये मेटिंग पार्टनर के लिए होगा। और समझो बेटा, सेम स्पीशीज के मेंबर कॉम्पीट करेंगे तो उनकी तो जरूरत है सारी एक जैसी है ना। तो ये कंपटीशन बेटा हर एक चीज के लिए होता है। जैसे कि हम एक रोटी का टुकड़ा फेंकते हैं तो एक गाय आती है तो दूसरी गाय भी तो आती है। तो बेटा देखिए, रोटी के लिए जो है स्ट्रगल हो रहा है। आपने देखा होगा, अगर आपकी कॉलोनी में 4-5 कुत्ते हैं, बगल वाली कॉलोनी का कोई कुत्ता अगर आ जाए तो ये 4-5 भौंक भौंक के उसको भगा देते हैं। यानी कि यहां पर बेटा शेल्टर के लिए कंपटीशन हो रहा है और रिप्रोडक्शन के लिए भी कंपटीशन होता है। आपने देखा होगा बच्चों, सर्दी के मौसम में एक फीमेल डॉग आगे जाती है तो 10 मेल डॉग जो हैं पूंछ हिलाते हुए पीछे जाते हैं। यानी बेटा यहां मेटिंग के लिए कंपटीशन हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, सर्दी का मौसम आने वाला है ना बच्चों, आप भी अपनी आंखों से देख लेना, क्योंकि मैंने जो देखा है वही तो मैंने लिखा है। डार्विन कहता है, माय थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस एंड दीज ऑब्जर्वेशंस आर फैक्चुअल। एनसीईआरटी की लाइन है। तो समझिए बच्चों, ये ऐसा स्ट्रगल है जो सेम स्पीशीज के मेंबर के बीच में होगा। और एक चीज समझिए बच्चों, मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है, इट इज द मोस्ट एक्यूट फॉर्म ऑफ स्ट्रगल। बेटा ये स्ट्रगल का बहुत ही इंटेंस रूप होता है, बहुत ही भयानक है। और ध्यान सुनिएगा, दिस टाइप ऑफ स्ट्रगल इज नॉट गुड फॉर इवोल्यूशन। क्योंकि एक चीज समझिए बच्चों, नई स्पीशी बनेगी तो पुरानी वाली से, ये तो कंफर्म है। अगर पुरानी वाली मर गई तो बेटा, अरे आप समझो ना बेटा, यहां पर सेम स्पीशीज के मेंबर कॉम्पीट कर रहे हैं, और जब सेम स्पीशीज के मेंबर कॉम्पीट करेंगे तो यहां पर बेटा जरूरतें एक जैसे, तो यहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता ना। जैसे मान लेते हैं आप 2 दोस्त हैं, आपके सामने एक गवर्नमेंट सीट रखी हो, तो आप कॉम्प्रोमाइज थोड़ा ना कर लोगे कि भाई मैं एमबीबीएस ले लेता हूं, तो जो है बीडीएस लेना, नहीं कर पाओगे बच्चों, क्योंकि जरूरतें एक जैसी है। समझिए, जैसे समझते बेटा, यहां पर जो है 2 गाय है, तो इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज थोड़ा होगा कि यार मैं रोटी खा लेती हूं तो हड्डी चाट लेना, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। समझिए, क्योंकि इनकी जरूरतें एक जैसी हैं, और जब जरूरतें एक जैसी होंगी मेरे प्यारे बच्चों, जब जरूरतें एक जैसी होंगी तो लड़कर मर जाएंगे ना। और सोचिए, पुरानी स्पीशी अगर मर गई तो नई बनेगी कैसे, क्योंकि बनती तो पुरानी वाली से है। यानी बेटा इस तरह का जो स्ट्रगल है वो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया नहीं माना जाता है। अगला स्ट्रगल समझते हैं, दैट इज इंटर स्पेसिफिक। बेटा व्हाट इज इंटर स्पेसिफिक, ऐसा स्ट्रगल जो कि 2 अलग अलग स्पीशीज के मेंबर के बीच में होता है। और एक बात तो कंफर्म बच्चों, ये फूड के लिए हो सकता है, ये शेल्टर के लिए हो सकता है, पर ये मेटिंग पार्टिंग के लिए तो कभी भी नहीं हो सकता। अरे आपने देखा होगा, आप रोटी फेंकते हो तो गाय आती है तो साथ में कुत्ता भी तो आता है बच्चों। यानी ये जो है, ये जो कंपटीशन है ये अलग अलग स्पीशीज के मेंबर के बीच में हो रहा है। और एनसीईआरटी क्या लिखती है बेटा, दिस इज द मोस्ट पोटेंट फोर्स फॉर इवोल्यूशन। यानी बेटा इवोल्यूशन के लिए सबसे जो बढ़िया शक्ति है वो कौन सी बेटा, वो यही वाला है। मैं आपको समझाता हूं बेटा, क्योंकि यहां पर अलग अलग स्पीशीज के मेंबर कॉम्पीट हो रहे हैं, और जब अलग अलग स्पीशीज के मेंबर कॉम्पीट करेंगे, उनकी कोशिश तो रहेगी कि वो जीते हैं, पर जब जान पर बात आ जाएगी तो बेटा वहां पर कॉम्प्रोमाइज भी तो हो सकता है, क्योंकि अलग अलग स्पीशीज के हैं, जरूरत अलग है ना। जैसे समझिए बेटा, गाय है और कुत्ता है, सामने रोटी पड़ी है और हड्डी पड़ी है, समझिए, तो कुत्ता कोशिश तो करेगा कि पहले रोटी खा लें, पर अगर उसको ऐसा लग गया कि गाय जो है वो सींग मार देगी, तो वो अपनी जान बचाने के लिए जो है हड्डी भी तो खा सकता है। तो आपने एक चीज समझी बच्चों, यहां कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और सोचिए, जब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो कम से कम लड़कर मरेंगे तो नहीं। और पुरानी स्पीशी अगर जिंदा रहेगी तभी तो संभावना रहेगी कि एक नई स्पीशी बनती है। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, दिस इज द मोस्ट पोटेंट फोर्स फॉर इवोल्यूशन। उम्मीद करता हूं 100 में आ रहा है।
अगला जो स्ट्रगल है मेरे बच्चों वो है एनवायरमेंटल स्ट्रगल। ये तो नाम से पता चल रहा है, ऐसा स्ट्रगल जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट से करता है। और बेटा ये वाला स्ट्रगल तो हर एक ऑर्गेनिज्म करता है, हम भी करते हैं बच्चों। बारिश का मौसम होता है, हम संघर्ष करते हैं। गर्मी का मौसम है, हम संघर्ष करते हैं। सर्दी का मौसम है, हम संघर्ष करते हैं। तो मैंने आपको 2 पॉइंट समझा दिए। अब बेटे दोनों पॉइंट मैं आपको एक साथ जोड़कर बताता हूं। बेटा बेहतरीन क्लास है। मैं ये जो है हमारा घमंड नहीं है, हमारा गुरूर है बच्चों। कैमरे के सामने बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, समझ में आना होगा तो यहीं आएगा बच्चों, बाकी पूरे हिंदुस्तान में इतना बेहतरीन अंदाज में तो नहीं आ सकता है। अब मैं आपको दोनों पॉइंट जो है एक यहां पर फ्लो चार्ट में जोड़कर बताता हूं, ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं बेटा ये डॉग कपल है, आपको क्लास में याद हो जाएगा बच्चों। मान लेते हैं मैंने यहां पर एक डॉग कपल लिया है, एक मेल डॉग है और एक फीमेल डॉग है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे बच्चों। तो कुल मिला के दोनों को जोड़कर मान लीजिए अभी टोटल कुत्ते कितने बेटा, 2 है। यानी ओवरऑल जो है डॉग तो कितना हो गया, 2। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, जैसे सर्दी का मौसम आएगा ये बच्चा पैदा करेंगे, बच्चे बेटा जैसे सर्दी का मौसम आएगा धड़ल्ले से इन्होंने जो है मिलकर 6 पिल्ले पैदा कर दिए। तो देखो मैंने यहां पर 6 पिल्ले पैदा किए, BCDEFG, यानी देखिए हद से ज्यादा बच्चे पैदा हुए, यानी कि ओवर प्रोडक्शन तो हुआ। बेटा पहले कहां पर 2 थे, अब उन्होंने मिलकर 6 पिल्ले पैदा कर दिए, तो अचानक से कितने हो गए बेटा, 8 हो गए। पर ये तो सीजनल फ्लक्चुएशन है। जब गर्मी का मौसम आएगा ना बच्चों, आपको फिर से जो है वही 2 दिखेंगे। समझाता हूं, आपको फिर से वही 2 दिखेंगे बच्चों। एक चीज समझिएगा बच्चों, ये जो हमारी मेहनत चल रही है ना बच्चों, ये जो करियविल परिवार की मेहनत चल रही है, इसकी पूरी खुशबू जो है पूरे हिंदुस्तान में फैलनी चाहिए। और उसकी जिम्मेदारी जो है वो एक एक बच्चे की है। बेटा हम रील्स बना लेंगे वो एक अलग चीज है, पर बेटा आपने सुना होगा आपके मुख से जो बात निकलेगी वही आपके एमजे सर को स्टार से सुपरस्टार बनाएगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, जान लगा रहे हैं बच्चों। पढ़ने वाले बच्चे की आत्मा जानती है। तो आपको परिवार मानकर पढ़ा रहे हैं, आप परिवार मानकर पढ़ेंगे तो आपके चेहरे से इस मेहनत की, आपकी जबान से इस मेहनत की जो खुशबू है पूरे हिंदुस्तान में फैलनी चाहिए बच्चों। एमजे स्टार को सुपरस्टार बनाने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना बच्चों। मैं आपको दोनों पॉइंट समझाता हूं। देखिए यहां पर डॉग है, मेल डॉग फीमेल डॉग, यानी अभी टोटल 2 कुत्ते हैं। जैसे सर्दी का मौसम आया इन्होंने मिलकर 6 पिल्ले पैदा कर दिए बेटा, यानी 2 से अचानक कितने हो गए, 8। यानी सीजनल फ्लक्चुएशन हुआ, अचानक 8 हो गए। पर समझिए बेटा ओवर प्रोडक्शन हुआ। फिर मैं आपको समझा दूं, ये जो बच्चे पैदा हुए, बच्चा नहीं बच्चे, ये जो बच्चे पैदा हुए बेटा, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे आज, ब्रांचिंग डिसेंट। समझना बेटा, ब्रांच का मतलब होता है शाखाएं, ब्रांच का मतलब होता है शाखाएं, डिसेंट का मतलब होता है अवतार लेना। बेटा समझिए बच्चे जो होते हैं माँ बाप से तो अवतार लेते हैं, यानी वो माँ बाप से डिसेंट करते हैं। और बच्चे क्या है, माँ बाप की ब्रांचेस ही तो हैं बच्चों। तो ब्रांचेस की फॉर्म में अवतार लेना यही कहलाता है ब्रांचिंग डिसेंट। इसको मेरे बच्चों शाखनी अवरोहण भी कहा जाता है। तो फिलहाल आज की क्लास में आम भाषा में मानकर चलेंगे ब्रांचिंग डिसेंट का क्या मतलब है, मान के चलेंगे बच्चे पैदा होना। ये समझ में आएगा बच्चों। अब समझिएगा, आपने देखा 2 डॉग थे, जैसे सर्दी का मौसम आया 6 पिल्ले पैदा हुए, अचानक से 8 हो गए, यानी ओवर प्रोडक्शन। पर समझिए बेटा अब जो है लिमिटेड रिसोर्सेज है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए इनमें आपस में क्या होगा, स्ट्रगल होगा बच्चों, कंपटीशन। और उस स्ट्रगल में कुछ की जो है मौत हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए बेटा, ये जो सी वाला है ये इंट्रा में मर गया, हो सकता है इसी के जो है बगल वाले पिल्ले ने इसकी गर्दन पे काट लिया होगा, इन्फेक्शन से मर गया। तो बेटा ये जो है इंट्रा इस पे मर गया। मान लेते बेटा ये वाला जो है बगल में एक गाय गुजर रही थी, उसने इसके सींग घुसेड़ दिए, तो बेटा ये जो है इंटर में मर गया। और मान लेते हैं ये जो 2 हैं बेटा, ये सर्दी नहीं झेल पाए, मर गए, यानी कि एनवायरमेंटल स्ट्रगल में। ध्यान से सुनिए, अब आपने क्या देखा बेटा, ये 4 पिल्ले तो मर गए, पर ये माँ बाप हैं। एक जमाना ऐसा आएगा, समय आएगा, माँ बाप बूढ़े होकर मर जाएंगे। तो 4 पिल्ले मर गए, माँ बाप बूढ़े होकर मर गए, तो फाइनली कितने कुत्ते बचे हैं, 2 ही तो बचे हैं। तो देखिए बेटा पहले 2 थे, अचानक से 8 हुए, पर स्ट्रगल में कुछ की मौत हो गई, तो फाइनली कितने बचे, 2 ही तो बचे। तो मैंने मॉड्यूल के यहां पर दोनों पॉइंट आपको समझा दिए बच्चों। यानी हर एक ऑर्गेनिज्म हद से ज्यादा बच्चे पैदा करता है, यानी ओवर प्रोडक्शन। पर वास्तविकता में पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए उनमें आपस में स्ट्रगल होता है, और उस स्ट्रगल में बहुत सारों की मौत हो जाती है और कुछ ही जो है वो बचते हैं। उम्मीद करता हूं ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए हैं। बच्चे लगातार लिख रहे हैं सर पानी पी लीजिए, आपकी हर बात जो है सर आंखों पर। पानी पीता हूं, फिर तीसरे पॉइंट की तरफ आपको ले चलूंगा बच्चों। डार्विन की कहानी,
एमजे सर की जुबानी मुस्कुराहट के साथ पूरे हिंदुस्तान में फैला दीजिए बच्चों कि करियविल परिवार में आग लगाई जा रही है, मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, यह बात पूरे हिंदुस्तान में फैला दीजिए। राजकुमार लिख रहा है, सर हमें आपकी इतनी मेहनत का कर्ज चुकाना पड़ेगा। कर्ज तो चुकाना पड़ेगा बच्चों, माँ बाप की मेहनत का भी कर्ज चुकाना पड़ेगा और इसी जीवन में चुकाना पड़ेगा बच्चों। कर्ज तो चुकाना पड़ेगा, पेरेंट्स की मेहनत का कर्ज चुकाना पड़ेगा, टीचर्स की मेहनत का कर्ज चुकाना पड़ेगा बच्चों, और इसी जीवन में चुकाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको 2 पॉइंट तो 100 में आ गए। बढ़िया लेक्चर है, ध्यान सुनिएगा। वापस बोल रहा हूं, हर एक ऑर्गेनिज्म हद से ज्यादा बच्चे पैदा करता है, ओवर प्रोडक्शन, पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनमें आपस में कंपटीशन होता है, स्ट्रगल, और उस स्ट्रगल में बहुत सारों की मौत हो जाती है। तो फाइनली जो है पॉपुलेशन है कांस्टेंट रहती है। अब मैं आगे ले चलता हूं, कमेंट सेक्शन दूर हो जाइए, आगे ले चलता हूं, समझिए। अब मैंने डार्विन अंकल से पूछा कि डार्विन अंकल मुझे एक बात तो 100 में आ गई कि पहले 2 कुत्ते थे, ठीक है जी, अचानक से 6 पिल्ले पैदा हुए, ठीक है जी, अचानक से 8 हो गए, ठीक है जी। मुझे एक बात तो 100 में आ रही है डार्विन अंकल कि इस सीजनल फ्लक्चुएशन को अगर छोड़ दें तो बाद में आप पॉपुलेशन की साइज कांस्टेंट रखना चाहते हो। तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि माँ बाप तो बूढ़े होकर मर जाएंगे, ठीक है। तो मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि इन 6 पिल्लों में से आप 4 को मारना चाहते हो ताकि पॉपुलेशन बाद में कांस्टेंट हो जाए। पर मुझे इतना बता दीजिए डार्विन अंकल कि यही 4 क्यों मरे। मैं उनसे ये जानना चाह रहा हूं ना अब कि मुझे इतना बता दीजिए कि ये 2 जिंदा क्यों बचे, ये 4 क्यों मरे। समझना होगा बेटा। मुझे ये तो समझ में आ गया कि डार्विन अंकल को 6 पिल्लों में से 4 मारना है। तो मैं उनसे ये पूछ रहा हूं, आप बी सी डी ई को मार देते, एफ और जी बच जाते। तो उनसे मैंने सवाल पूछा कि डार्विन अंकल एक बात बताइए, ये 4 क्यों मर गए और ये 2 क्यों बच गए। उसका जवाब वो मुझे दे रहे हैं किसके अंदर, जो है तीसरे पॉइंट में अब ले चलता हूं। तीसरा पॉइंट है बेटा वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। इसको ध्यान सुनेगा। डार्विन क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैंने ऐसा देखा है। मैंने जो देखा है बच्चों वही तो मैंने लिखा है। डार्विन क्या कहते हैं समझेगा। डार्विन कहते हैं कि मैंने ऐसा देखा है, किसी भी पॉपुलेशन के कोई भी 2 मेंबर्स भले से मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे दिखते हो, जैसे बेटा आप और मैं हैं, हम सेम पॉपुलेशन के मेंबर मान लेते हैं, सेम स्पीशीज के हैं। अगर आप मेरे पास हैं तो सेम पॉपुलेशन के मेंबर हैं। बेटा बाहर से हम भले एक जैसे दिखते हो पर हमारे अंदर कोई ना कोई छोटे छोटे डिफरेंसेस तो होते ही ना। तो बेटा समझिए डार्विन क्या कहता है। डार्विन कहता है, मैंने डार्विन से ये पूछा कि अंकल इतना बताओ कि ये 2 क्यों बचे। मैं ये जानना चाहता हूं ना कि बी और जी क्यों बचे। तो डार्विन क्या कहते हैं कि मैंने ऐसा देखा है, किसी भी पॉपुलेशन के कोई भी 2 मेंबर भले ही बाहरी रूप से एक जैसे दिखते हो पर उनमें कुछ ना कुछ छोटे छोटे ही सही पर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो होते हैं। और वो जो छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं उन्हें कहा जाता है वेरिएशन। क्या कहते हैं बेटा, वेरिएशन। पर डार्विन यहां पर एक और चीज कह रहा है। डार्विन यहां पर एक और चीज कह रहा है कि वेरिएशन एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। पर मैं एक्वायर्ड की बात नहीं कर रहा हूं कि बेटा लामार्क को जो है हम पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, डार्विन तो बाद में आया ना बेटा। याद कीजिए वेरिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंस। और बेटा वेरिएशन तो एक्वायर्ड भी तो हो सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पिताजी के इतनी दाढ़ी नहीं है, मेरी इतनी बड़ी दाढ़ी है, यानी डिफरेंस तो है, वेरिएशन तो है। पर बेटा ये वेरिएशन तो एक्वायर्ड है ना। और याद कीजिए एक्वायर्ड वेरिएशन तो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो डार्विन आपसे साफ कह रहा है, पहले तो व्हाट इज वेरिएशन, किसी भी पॉपुलेशन के कोई भी 2 मेंबर एग्जैक्टली सेम नहीं होते, उनमें छोटे छोटे ही सही पर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो होते हैं, यानी वेरिएशन होते हैं। पर डार्विन साफ कह रहा है मैं एक्वायर्ड वेरिएशन की बात नहीं कर रहा हूं। बेटा कौन से वेरिएशन की बात कर रहा है, बिल्ट इन वेरिएशन की। ध्यान रखिएगा, बिल्ट इन यानी ऐसे वेरिएशन जो कि जन्मजात होते हैं, जो माँ बाप से विरासत में मिलते हैं, जो कि इनहेरिटेड होते हैं। तो आज की इस क्लास में या फिर अगली क्लास में ध्यान रखना बच्चों, जब भी मैं वेरिएशन कहूंगा तो बाय डिफॉल्ट आप मान के चलेंगे हम जन्मजात वेरिएशन की बात करें। जैसे कि अरे दादाजी से बाबूजी अलग हैं, माना कि मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे दिखते होंगे पर थोड़े बहुत डिफरेंस तो है ना, कि दादाजी की आंख जो है वो काले रंग की है, पापा की आंख जो है वो भूरे रंग की है। बेटा डिफरेंस छोटे हैं, बड़ा तो तब होता जब दादाजी की 2 आंखें होती, पापा की 3 आंखें होती। तो समझो डार्विन क्या कह रहा है। डार्विन ये कह रहा है मैंने ऐसा देखा है, किसी भी पॉपुलेशन के कोई भी 2 मेंबर एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते, उनमें छोटे छोटे ही सही पर कुछ जन्मजात डिफरेंसेस होते हैं।
और उन डिफरेंसेस को कहा जाता है वेरिएशन। क्या कहते हैं बेटा? वेरिएशन। पर ध्यान रखना, वेरिएशन मतलब डिफरेंस। अरे दादाजी से बाबूजी में वेरिएशन है, बाबूजी से हम में वेरिएशन है। ये जो पिल्ला है, ये जो पिल्ला है बच्चों, समझिए, ये जो प्यारे बच्चों पिल्ला है, ये जो पिल्ला है, ये अपने माँ बाप से अलग तो होगा ना। और समझो यहां हम कौन सी वेरिएशन की बात करें? जो बिल्ट इन होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, जन्मजात होते हैं। अब समझिए डार्विन क्या कहता है, मैंने ऐसा देखा है किसी भी पॉपुलेशन के कोई भी दो मेंबर एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते, उनमें छोटे छोटे ही सही पर वेरिएशन यानी डिफरेंस तो होते हैं। अब डार्विन क्या कहता है, ये वेरिएशन भी दो टाइप के होते हैं। समझिएगा, ये वेरिएशन दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं बेटा गुड वेरिएशन, जिनको एडेप्टिव वेरिएशन कह दो या यूजफुल वेरिएशन। नाम से पता चल रहा है ऐसे वेरिएशन जो एडेप्ट होने में हेल्प करेंगे, जो आपके काम आएंगे, जो अच्छे हैं, उन्हें कहा जाएगा गुड वेरिएशन। और एक वेरिएशन ऐसे होते हैं जो बैड होते हैं, जो एडेप्ट होने में हेल्प नहीं करते, नॉन एडेप्टिव, वो होते हैं हार्मफुल वेरिएशन। जैसे मैं आपको समझाता हूं बच्चे एग्जांपल से। मान लेते हैं पैदा हुआ, मैं और मेरा भाई एक साथ पैदा हुआ, रफली समझा रहा हूं। मान लो पैदा होते समय मेरे हाथ थे, मेरे भाई के पास हाथ नहीं थे। हाँ जी, एक चीज समझो, जन्मजात कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि जन्म के बाद एक्सीडेंट में उसके हाथ कटे हैं, ऐसा नहीं बच्चों, समझिए, फिर तो वेरिएशन एक्वायर्ड हो जाता। समझिए, पैदा होते ही मेरे पास हाथ थे, पूरी ऑफलाइन ऑनलाइन में समेटने की कोशिश कर रहे हैं। पैदा होते ही मेरे हाथ थे, मेरे भाई के पास हाथ नहीं थे, यानी जन्मजात हमारे बीच में वेरिएशन यानी डिफरेंस तो है बेटा। वैसे ये वेरिएशन काफी बड़ा हो गया है, पर हम छोटे वेरिएशन की बात कर रहे हैं। अब समझो, मेरे पास हाथ हैं, उसके पास हाथ नहीं है, सामने एक रोटी पड़ी हुई है। आपको क्या लगता है रोटी किसको मिल जाएगी? मुझे मिल जाएगी। मेरे हाथ न बच्चों, मैं झपट्टा मारूंगा, रोटी छीन लूंगा। ऐसा मत बोलना कि सर आपको शर्म नहीं आ रही क्या, सर आपके भाई के पास हाथ भी नहीं है तो आप अपने हाथों से उसको रोटी खिलाइए। बेटा हम नेचर की बात कर रहे हैं, हम इंसानों की बात नहीं कर रहे, नेचर की बात कर रहे हैं। यहां पर एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल हो रहा है, यहां जिंदा रहना है। तो समझिएगा, मेरे पास हाथ है, मैं झपट्टा मार के रोटी को छीन लूंगा, उसके पास हाथ नहीं है तो वो झपट्टा नहीं मार पाएगा। तो आपने देखा, हाथ का होना मेरा गुड वेरिएशन है, ये यूजफुल वेरिएशन है, ये एडेप्टिव वेरिएशन है। पर हाथ का ना होना उसका बैड वेरिएशन है, उसका नॉन एडेप्टिव वेरिएशन है, उसका जो है हार्मफुल वेरिएशन है। तो समझो, अब मैंने डार्विन से पूछा, वापस ले चलता हूं, मैंने डार्विन से पूछा कि डार्विन अंकल इतना बताइए, ये बी और जी क्यों बचे? तो डार्विन क्या कह रहा है, ये बी और जी इसलिए बचे क्योंकि इनके पास गुड वेरिएशन ज्यादा थे। और समझिए, जिसके पास गुड वेरिएशन ज्यादा, वो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन ज्यादा करेगा, तो उसकी एडेप्ट होने की एबिलिटी ज्यादा होगी, यानी उसके पास फिटनेस होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है बच्चों। यानी समझिएगा, मैंने डार्विन से ये तो पूछा कि डार्विन अंकल इतना बताओ ना, ये बी और जी क्यों बचे? तो डार्विन क्या कह रहा है कि बी और जी इसलिए बचे क्योंकि इनके पास गुड वेरिएशन ज्यादा है, एडेप्टिव वेरिएशन ज्यादा है। और जिसके पास एडेप्टिव वेरिएशन ज्यादा है वो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन ज्यादा करेगा, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन ज्यादा करेगा तो उसकी एडेप्ट होने की एबिलिटी ज्यादा है। और जो अच्छे से एडेप्ट हो रहा है इसका मतलब उसके पास फिटनेस है, और जिसके पास फिटनेस है उसका क्या हो जाता है? नेचुरल सिलेक्शन। बेटा मैं यहां पर मुस्कुराहट के साथ मक्खन की तरह जो है चौथे पॉइंट पर आ चुका हूं। बेटा समझिए, मान लो मेरे भाई के पास हाथ नहीं है तो नेचर क्या कहेगी, भाई साहब आई एम सो सॉरी, आपके पास हाथ ही नहीं है, आप झपट्टा मार ही नहीं सकते, आप रोटी छीन नहीं सकते, नहीं नहीं नहीं, आपको सेलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है, आपको जीने का अधिकार नहीं। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, आपके पास तो हाथ है, आप झपट्टा मार सकते हो, रोटी छीन सकते हो, मैं आपको सेलेक्ट करती हूं, आपको जीने का अधिकार है। यानी समझिएगा बेटा, ये जो बी और जी हैं इनके पास क्या है? फिटनेस है। और जिनके पास फिटनेस होती है, नेचर उनको सेलेक्ट करती है, तो उनका क्या हो जाता है? नेचुरल सिलेक्शन। यानी जो फिट है वही क्या होता है? सर्वाइव करता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा बच्चों। पर एक चीज समझिएगा, डार्विन का शब्द है नेचुरल सिलेक्शन, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शब्द दिया है बेटा हर्बर्ट स्पेंसर ने। बेटा समझिए, नेचुरल सिलेक्शन शब्द डार्विन का है, इसलिए डार्विन की थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शब्द किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ये ध्यान रखेंगे, पर नीट लेवल पर बेटा दोनों को एक जैसा मान लेंगे, पर हल्का सा डिफरेंस है। एम जैसा समझाएंगे ना, हल्का सा डिफरेंस है, समझाता हूं बच्चों, हल्का सा डिफरेंस है, पढ़ा आपने पहले भी है, इस अंदाज में पढ़ी है। नेचर आपको सेलेक्ट करे वो नेचुरल सिलेक्शन है, और जो फिट है वो सर्वाइव कर जाए वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। दोनों में अंतर बच्चों मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लेते हैं बच्चों, मेरे पास ये पेन है, अब मान कर चलिएगा आप जो है मेरे सामने बैठे हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा बच्चों ये पेन देखिए, सबने देखा कि सर के हाथ में पेन है,
मैंने कहा अपनी आंखें बंद कीजिए, सबने बंद कर ली। थोड़ी देर बाद आपने क्या देखा, ये पेन आपको किसी एक स्टूडेंट के हाथ में दिखा। अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि सर ने उसको पेन दे दिया, यानी नेचर ने सेलेक्ट किया, ये नेचुरल सिलेक्शन। कुछ क्या सोचेंगे कि यार ये मजबूत था, इसने सर से पेन छीन लिया होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बेटा दोनों शब्द में डिफरेंस है, समझिए। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं। मान लेते हैं बच्चों स्वयंवर चल रहा है, माना कि आप जेनजी हैं, पर कहीं ना कहीं पुरानी ऐतिहासिक कहानियां सुनी होंगी, महाभारत देखी होगी। द्रौपदी के स्वयंवर की बात करें, समझिए बच्चों। स्वयंवर में दुल्हन है, बहुत सारे राजकुमार हैं, किसी एक के साथ जो है शादी तय होगी। अब समझिए, जैसे आपको थोड़ी सी कहानी याद हो बच्चों, द्रौपदी जी के स्वयंवर में अर्जुन जी ने, याद कीजिए, घूमती हुई मछली के आंख में निशाना लगाया था और फिर द्रौपदी से उनका विवाह संपन्न हुआ था। अब समझिए स्वयंवर चल रहा है। अब बेटा बहुत सारे राजकुमार क्या सोच रहे होंगे, वो क्या सोच होंगे, हम में से जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा, धनवान होगा, द्रौपदी उसके गले में वरमाला डालेगी, यानी द्रौपदी सेलेक्ट करेगी। ये नेचुरल सिलेक्शन है। और कुछ क्या सोच रहे होंगे अर्जुन जैसे, कि हम में से जो सबसे बहादुर होगा ना, वो इस घूमती हुई मछली की आंख में तीर मार देगा और द्रौपदी को मजबूर कर देगा हमारे गले में वरमाला डालने के लिए। यह है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उम्मीद करता हूं दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। पर आप तो बेटा नीट लेवल पर याद रखिएगा, नेचुरल सिलेक्शन कह दें या फिर जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी समझिए ओवर प्रोडक्शन हुआ, फिर स्ट्रगल हुआ, स्ट्रगल में कुछ की मौत हो गई, वही बचते हैं जिनके पास गुड वेरिएशन होते हैं। और जिनके पास गुड वेरिएशन है उनके पास फिटनेस होती है, और जिनके पास फिटनेस होती है उनका क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन। अब समझिए बच्चों, जिनका नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, जो जिंदा बचे हैं, अब वही क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन। कहानी समझिए, क्लास में याद हो जाएगा बेटा। जो जिंदा बचे हैं वही करेंगे रिप्रोडक्शन। पर याद रखिए ये बच्चा नहीं, बच्चे पैदा करेंगे, ओवर प्रोडक्शन। यानी क्या हो रहा है बेटा, देखो फिर से ब्रांचिंग डिसेंट, फिर समझिए, फिर स्ट्रगल होगा, कुछ की मौत हो जाएगी, कुछ का नेचुरल सिलेक्शन, फिर ये बच्चे पैदा करेंगे यानी ब्रांचिंग डिसेंट, फिर स्ट्रगल में कुछ की मौत हो जाएगी, कुछ का नेचुरल सिलेक्शन, फिर जिसका नेचुरल सिलेक्शन हुआ वो बच्चे पैदा करेगा यानी ब्रांचिंग डिसेंट, फिर जो है स्ट्रगल में कुछ की मौत होगी, कुछ का होगा नेचुरल सिलेक्शन। यानी ध्यान से देखिए बच्चों, ब्रांचिंग डिसेंट ते नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग डिसेंट ते नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग डिसेंट ते नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग डिसेंट ते नेचुरल सिलेक्शन। तो एनसीईआरटी की लाइन सुनिए, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कंसेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। एनसीईआरटी की लाइन समझा दी मैंने, तो मैं आ रहा बच्चों। एनसीईआरटी की लाइन है ना, आपकी आत्मा जानती है, आज से पहले नहीं समझ में आपको। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कंसेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब एक समझिए, जैसे जैसे जनरेशन आ रही है बच्चों, जैसे मान लेते हैं ये है पेरेंटल जनरेशन, ये पेरेंटल है, पेरेंटल, तो ये कहलाएगी फर्स्ट जनरेशन, ये कहलाएगी बेटा फिर सेकेंड जनरेशन, अरे समझो इसके बच्चे, ये सेकेंड जनरेशन, फिर ये इस तरह से थर्ड जनरेशन, फिर ये फोर्थ जनरेशन। तो ऐसे जनरेशन आगे बढ़ती चली जाएगी बेटा। हर जनरेशन में क्या आती जाएगी बेटा, हर जनरेशन में वेरिएशन आएंगे। पहले तो कौन से वेरिएशन, जन्मजात वेरिएशन। अब समझिए बेटा, जो वेरिएशन आते हैं वो छोटे आते हैं। वेरिएशन कैसे आते हैं, छोटे। जैसे कि दादाजी की आंखें काली हैं तो पापा की आंखें भूरी हो गई ना। अब समझो बेटा, मान लेते हैं ये जो पहला जनरेशन आया, ये अपने पेरेंट्स से 0.01% डिफरेंस है। क्लास में समझ में आ जाएगा बच्चों। यानी मैं कह सकता हूं वेरिएशन आफ्टर फर्स्ट जनरेशन अगर देखा जाए कितना है, 0.01%। अब समझिए बेटा, ये अपने बाबूजी से 0.01% डिफरेंट, फिर इसके बच्चे होंगे, तो ये जो बच्चा होगा ये अपने बाबूजी से 0.01%, तो अपने दादाजी से 0.02%। बेटा क्लास में समझ में आ रहा है, मुस्कुराहट आ जाएगी। यानी आपने देखा पहली जनरेशन में वेरिएशन, कौन से वेरिएशन, जन्मजात। पहली जनरेशन वेरिएशन मतलब डिफरेंस, पहली पीढ़ी में वेरिएशन 0.01%, तो मैं कह सकता हूं वेरिएशन आफ्टर 10 जनरेशन, वेरिएशन आफ्टर 10 जनरेशन 0.1%, तो मैं कह सकता हूं वेरिएशन आफ्टर 100 जनरेशन 1%, तो वेरिएशन आफ्टर 1000 जनरेशन 10%, और बेटा वेरिएशन आफ्टर 10,000 जनरेशन इज इक्वल्स टू 100%।
यानी बेटा 10,000 भी जो पीढ़ी होगी वो पहली वाली से 100% अलग हो जाएगी, रिप्रोडक्शन तक नहीं कर पाएगी। यानी क्या हो गया? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, पांचवा पॉइंट। जितनों को समझ में आ गया है, मुझे तालियों के निशान कमेंट सेक्शन में दिखने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में बात फैला दीजिए, एमजे स्टार सर पढ़ा रहे हैं। हद से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, उनमें स्ट्रगल होता है, बहुत सौ की मौत हो जाती है, फाइनली पॉपुलेशन कांस्टेंट होती है। ये 100 में आ रहा होगा बच्चों ना? तो मैंने आपके सामने पांचों पॉइंट रख दिए हैं, उम्मीद करता हूं आपको 100 में आए। अब कहानी को आगे ले चलता हूं, ध्यान सुनिएगा, कहानी आगे ले चलता हूं, बेटा समझिएगा। इन ये जो बी और जी हैं, इनको नेचर ने सेलेक्ट किया था। नेचर ने इनको सेलेक्ट किया क्यों? क्योंकि इनके पास फिटनेस थी। एक चीज को समझिए, एक ही वर्ड समझाऊंगा बच्चों, एक एक वर्ड का धागा खोल देंगे, समझिए। बेटा नेचर ने बी और जी को सेलेक्ट किया। नेचर ने इनको सेलेक्ट क्यों किया? क्योंकि इनके पास फिटनेस है। पर एक चीज समझिए, नेचर क्या चाहती है बच्चों? इवोल्यूशन हो। बच्चों नेचर क्या चाहता है? इवोल्यूशन हो। बेटा नेचर क्या चाहता है? इवोल्यूशन हो। इवोल्यूशन के लिए नई स्पीशीज बनानी है, नई स्पीशीज बनाने के लिए जनरेशंस आनी चाहिए, और जनरेशंस लाने के लिए ब्रांचिंग डिसेंट जरूरी है, बच्चे पैदा करना जरूरी है, और बच्चे पैदा करने के लिए रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू फिजिकल फिटनेस। बेटा समझिए, नेचर ने अगर आपको सेलेक्ट किया है तो इस उम्मीद के साथ किया है कि आप ब्रांचिंग डिसेंट करोगे। समझिए बच्चों, बेटा नेचर तो चाहता है इवोल्यूशन हो, नई स्पीशी बने, और नई स्पीशी बनाने के लिए जनरेशंस लानी पड़ेंगी। जनरेशन लाने के लिए ब्रांचिंग डिसेंट करना पड़ेगा, बच्चे पैदा करने होंगे, और बच्चे पैदा करने के लिए फिजिकल फिटनेस से कई गुना ज्यादा जरूरी है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो समझिए, अगर मैं कह रहा हूं कि बी और जी का नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, इसका मतलब इनके पास फिटनेस है। तो मुझे जल्दी से लिखकर बताइए, हम कौन से फिटनेस की बात कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस या फिर रिप्रोडक्टिव फिटनेस? लिखकर बता दीजिए। बेटा नेचर चाहती है इवोल्यूशन हो। इवोल्यूशन करना है मतलब नई स्पीशी बनानी है, नई स्पीशी बनानी है मतलब जनरेशन लानी पड़ेगी, जनरेशन लानी है मतलब ब्रांचिंग डिसेंट, बच्चे पैदा करने होंगे, और बच्चे पैदा करने के लिए फिजिकल फिटनेस ज्यादा जरूरी है या रिप्रोडक्टिव फिटनेस? मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। तो मुझे बताइए ना कि नेचर ने बी और जी को सेलेक्ट किया है क्योंकि इनके पास फिटनेस है। तो यहां फिटनेस का मतलब फिजिकल फिटनेस या रिप्रोडक्टिव फिटनेस? धड़ल्ले से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस। मजा आ गया बच्चों? मैं कहता रहा हूं आपको 100 में आ रहा है, मैं रिकॉर्ड करूंगा आपके कमेंट्स। सारे बच्चे लाइन से लिख रहे हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस।
लाइन से कमेंट आ रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, मजाक नहीं है। आप देखिए कैमरे में, ब्लड है बच्चों, पर कमेंट्स रिकॉर्ड हैं। रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो कहानी को आगे ले चलता हूं। तो इसका मतलब बेटा, नेचर ने अगर बी और जी को सेलेक्ट किया है क्योंकि इनके पास फिटनेस थी, तो यहाँ फिटनेस का मतलब फिजिकल फिटनेस से नहीं है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो एनसीईआरटी का अगले स्टेटमेंट तैयार हो गया कि फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, 100 में आ गया होगा। यानी बेटा फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। 100 में आ गया बच्चों, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। यानी फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ये तो 100 में आ गया। अब कहानी को आगे ले चलता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, मैं लिख रहा हूं, अगर किसी के पास फिजिकल फिटनेस है पर अगर रिप्रोडक्टिव फिटनेस नहीं है। मेरे सवाल का जवाब भी चाहिए मुझे, इसका भी जवाब चाहिए। अगर मान लेते हैं किसी के पास फिजिकल फिटनेस तो है, बिल्कुल बढ़िया, 7 फुट का हट्टा काटा जवान, सब कुछ बढ़िया, तंदुरुस्त पहलवान, पर मान लो रिप्रोडक्टिव फिटनेस नहीं है, क्या वो इवोल्यूशन में रोल प्ले करेगा क्या? आंसर लिख के बताइए, यस और नो। बेटा मान लेते हैं किसी के पास फिजिकल फिटनेस तो है, ये पहला केस, 3 केस लिख रहा हूं, जल्दी से आंसर बताइए। किसी के पास फिजिकल फिटनेस है पर अगर रिप्रोडक्टिव फिटनेस नहीं है, क्या इवोल्यूशन में उसका कोई रोल होगा क्या? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। धड़ल्ले से जवाब आ रहा है नो सर। तो कहता रहा हूं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, मुस्कुराहट आ रही है, मजा आ गया। तो बेटा अगर किसी का फिजिकल फिटनेस है पर रिप्रोडक्टिव फिटनेस नहीं है, इसका मतलब इवोल्यूशन में उसका कोई रोल नहीं है। मान लेते हैं 6 फुट का टॉल हैंडसम पहलवान, पर अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता तो कितने उसके गुड वेरिएशन हो, वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होंगे ना, वो अगली पीढ़ी ला ही नहीं पाएगा, तो इवोल्यूशन में इसका कोई रोल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे कैरेक्टर की आज के बाद जो है मैं बात तक नहीं करूंगा, इसकी बात ही नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अगर किसी के पास रिप्रोडक्टिव फिटनेस नहीं है तो नेचुरल के हिसाब से उसके सिलेक्शन की बात ही नहीं करेंगे। ये क्लियर हो गया बच्चों? अगर रिप्रोडक्टिव फिटनेस नहीं है तो इवोल्यूशन में उसका कोई रोल नहीं है। अब कहानी को आगे ले चलता हूं। अगर मान लो किसी के पास फिजिकल फिटनेस नहीं है, रफली समझाता हूं, मान लेते हैं प्रॉपरली फिजिकली फिट नहीं है, मान लेते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सकता है, विकलांग हो सकता है, प्रॉपर फिजिकल फिटनेस तो नहीं है, पर अगर उसके पास बेटा रिप्रोडक्टिव फिटनेस है तो क्या वो इवोल्यूशन में रोल प्ले करेगा? जल्दी बताइए। बच्चे लगातार लिख रहे हैं सर, आप हमारे सैयारा हैं। बच्चे लगातार लिख रहे हैं, लव यू सर, लव यू मेरे बच्चों। पर मकसद मां है, रिजल्ट लाना है बच्चों हमें मिलकर। आप मुझे बताइए ना, अगर कोई फिजिकली फिट नहीं है, मान लेते हैं फिजिकली चैलेंज्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, प्रॉपरली फिजिकली फिट नहीं है, पर अगर रिप्रोडक्टिव फिट तो है, क्या इवोल्यूशन में उसका रोल होगा? धड़ल्ले से बच्चों का जवाब आ रहा है यस सर। आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब बेटा वो रिप्रोडक्शन तो कर जाएगा ना, कितने ही बैड वेरिएशन क्यों ना हो, रिप्रोडक्शन कर जाएगा, जनरेशन पैदा करेगा, इवोल्यूशन में रोल है, बिल्कुल रोल है उसका, इवोल्यूशन में रोल है। यानी पहले वाले की तो बात ही मत करना, रिजेक्टेड। अब सोचिए, अगर कोई फिजिकली फिट है और रिप्रोडक्टिव फिट है तो इवोल्यूशन में इसका रोल तो डेफिनेटली होगा। बेटा ये तो सोने पे सुहागा हो गया ना। अब एक वर्ड समझाना चाहता हूं एनसीईआरटी मॉड्यूल का, वो है सेक्सुअल सिलेक्शन। इसको ध्यान समझिएगा, लैंगिक वरण, सेक्सुअल सिलेक्शन समझा रहा हूं, इसको भी सुनिएगा। मान लेते बेटा अब ये बी और जी जो है, मान के चलना दोनों मेल हैं, मान लेते हैं दोनों मेल है। अब जो मैं आपको दुख समझाने जा रहा हूं बच्चों, ये सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ मर्द जाति का है, ये औरत जाति का दुख नहीं है बच्चों। ये जो भी दुख मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ अब मेल का दुख है, तो इसको ध्यान से सुनेंगे। मान लेते बच्चों बी और जी दोनों मेल हैं, मेल हैं। मुझे बताओ बी और जी को नेचर ने सेलेक्ट किया है, इसका मतलब इनके पास रिप्रोडक्टिव फिटनेस तो है। कंफर्म ना बच्चों? मैं जो आपको दुख समझा रहा हूं वो सिर्फ मर्द जाति का है, मेल का है, ध्यान सुनिएगा। बेटा मैं कह रहा हूं बी और जी मान लो मेल है, मेल मेल, ये मेल है। अब देखिए नेचर ने दोनों को सेलेक्ट किया है, मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस तो है, कंफर्म। तो बेटा पहले वाले की तो बात ही नहीं करेंगे,
मान लो बेटा ये जो है बी वाला केस है, मान लो ये जी वाला केस है। अब चलिए बेटा मैं जैसे पहले थर्ड वाले की बात कर रहा हूं, जी वाला। मान लेते हैं मेल है, मेल बेटा फिजिकली फिट, रिप्रोडक्टिव फिट। समझ में आ रहा है? अगर बेटा कोई रिप्रोडक्टिव फिट नहीं है उसकी तो बात ही नहीं करेंगे ना। ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। ध्यान सुनिए बच्चों, मान लेते हैं दोनों मेल है। अब बेटा मेल है, मैं पहले थर्ड वाले की बात कर रहा हूं। बेटा ये तो बेस्ट हो गया, ये तो बेस्ट है, ये तो ड्रीम प्रोजेक्ट है, फिजिकल फिटनेस भी रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी। पर है तो मेल, और रिप्रोडक्शन के लिए जनरेशन लाने के लिए इसको फीमेल की जरूरत पड़ेगी बच्चों। पर फीमेल के लिए जो है पहले इसको बेटा मेटिंग प्रपोजल रखना पड़ेगा। ये चीज को समझिए, स्वाभिमानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। हम जबरदस्ती नहीं करते हैं, हम जो है प्रपोजल रखेंगे। मेल का दुख समझा रहा हूं, बहुत मुस्कुराहट के साथ गंभीर बात समझा रहा हूं। मेल है बच्चों, तो अगर आपको जनरेशन लानी है फीमेल की मदद लगेगी बच्चों, पर उसके लिए पहले हम मेटिंग प्रपोजल रखेंगे ना। हम जो है प्रॉपर तरीके से प्रपोज करेंगे। अगर प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो फिर हम जो है अगली जनरेशन ला पाएंगे। ये समझ में आ रहा है? अब समझिएगा, मान लेते बेटा मैं जी की बात कर रहा हूं, ये वाला थर्ड वाला बेस्ट है, मेल है। अब ये फीमेल के पास जाता है, फीमेल के पास मेटिंग प्रपोजल, फीमेल से कहेगा हाय फीमेल आई एम मेल। पहली बात तो फीमेल, अगर मैं आपके पास आया हूं, मेल की बात समझा रहा हूं, अगर मैं आपके पास आया हूं इसका मतलब मैं रिप्रोडक्टिव फिट तो हूं। अगर मैं रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं होता, अगर मैं रिप्रोडक्टिव फिट नहीं होता तो डार्विन अंकल मुझे नहीं आने देते। अगर मैं आपके पास आया हूं मतलब कंफर्म है फीमेल कि मैं रिप्रोडक्टिव फिट तो हूं, पर यू कैन सी आई एम फिजिकली फिट ऑल्सो, आई एम द बेस्ट मटेरियल, इट मीन्स आई हैव सो मेनी गुड वेरिएशन। मीटिंग प्रपोजल चल रहा है, मेटिंग प्रपोजल चल रहा है। अब वो क्या कह रहा है, बट फीमेल आई एम मेल, सी आई हैव सो मेनी गुड वेरिएशन, आई एम फिजिकली फिट, आई एम रिप्रोडक्टिव फिट। अगर मैं रिप्रोडक्टिव फिट नहीं होता तो मैं आपके पास आता ही नहीं ना, समझो। इट मीन्स आई हैव सो मेनी गुड वेरिएशन, आई कैन झपट्टा मारिंग ऑन द रोटी, आई कैन छीन द रोटी, आई एम फिजिकली फिट, आई एम टॉल हैंडसम मुंडा, आई एम रिप्रोडक्टिव फिट ऑल्सो, बट आई वॉन्ट टू ट्रांसफर माई गुड वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन, बट एज यू नो आई एम मेल, आई कैन नॉट डू विदाउट योर हेल्प, तो विल यू प्लीज कॉपुलेट विद मी, विल यू प्लीज ब्रीड विद मी, विल यू प्लीज मेट विद मी, विल यू प्लीज मैरी मी। फीमेल ने बोला थोड़ा पास आना और खटाक से तमाचा मार दिया। ये क्या हुआ बच्चों, आप समझिए। अरे तो बेस्ट था, ये तो ड्रीम प्रोजेक्ट था ना, ये तो बेटा ड्रीम प्रोजेक्ट था। पर फीमेल ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि दिन में 25 आते तेरे जैसे नेचुरल सिलेक्शन का सर्टिफिकेट लेकर, तो फीमेल ने रिजेक्ट कर दिया। यानी समझिए बेटा, नेचर ने इसको सेलेक्ट किया था क्योंकि रिप्रोडक्टिव फिट तो था, पर फीमेल ने इसका सेक्सुअल सिलेक्शन नहीं किया है। ये समझ में आ रहा है बच्चों, फीमेल ने इसका सेक्सुअल सिलेक्शन नहीं किया ना। अगला केस समझिए, मान लेते बेटा सेकंड वाला है, सेकंड वाला, फर्स्ट की तो बात ही मत करना, सेकंड वाला है। मान लेते हैं फिजिकली प्रॉपरली फिट नहीं है, थोड़ा सा मान लेते हैं फिजिकली चैलेंज्ड है। ये फीमेल के पास जाता है, मेल है, हाय फीमेल आई एम मेल। पहली बात तो फीमेल, अगर मैं आपके पास आया हूं इसका मतलब मैं रिप्रोडक्टिवली फिट तो हूं, नहीं होता तो डार्विन अंकल नहीं आने देते। बट यू कैन सी आई एम नॉट सो मच फिजिकली फिट, इट मीन्स आई हैव so many bed variation, but I want to transfer my bed variation in the next generation, but as you know I am male, I cannot do without your help, so will you please marry me, will you please collaborate with me, will you please copulate with me, will you please breed with me, will you please mate with me। फीमेल कहती है कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। ये क्या हो गया मेरे बच्चों, मेरे बच्चों ये क्या हो गया, आप समझिए, समझिए। ये फिजिकली फिट नहीं था, पर इस मेल का फीमेल के द्वारा क्या हुआ, सेक्सुअल सिलेक्शन हो गया ना बच्चों। तभी तो आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन डू नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ मेटिंग। बेटा किसी पॉपुलेशन के हर मेल का इक्वल चांसेस ऑफ मेटिंग नहीं होता है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप मेल हो, अगर नेचर ने आपको सेलेक्ट किया है, समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप मेल हो, ये दुख सिर्फ मेल का है, अगर आप मेल हो और नेचर ने आपको सेलेक्ट किया है, इसका मतलब आपके पास जो है बच्चों रिप्रोडक्टिव फिटनेस तो है, पर सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस से काम नहीं चलेगा, आपका फीमेल के द्वारा सेक्सुअल सिलेक्शन भी होना चाहिए, और इस सेक्सुअल सिलेक्शन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ फीमेल के पास है। तभी तो बच्चों भगवान से ऊपर जो है प्रकृति है। याद कीजिए, हम भगवान की थ्योरी को रिजेक्ट कर चुके हैं, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। बेटा भगवान से ऊपर प्रकृति है, भगवान ने कहा पैदा हो जाओ,
भगवान के यहां देर है अंधेर नहीं है, तो पैदा होने का अधिकार तो सबको है। बाद में नेचर ने उसको सेलेक्ट किया जिसके पास रिप्रोडक्टिव फिटनेस, यानी भगवान के ऊपर नेचर, पर नेचर के ऊपर ही कौन है बच्चों? नारी है। अगर नेचर ने आपको सेलेक्ट किया, अगर आप मेल हो, अगर आप मेल हो बेटा, आपका नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, इसका मतलब आपके पास रिप्रोडक्टिव फिटनेस तो है, पर सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस से काम नहीं चलेगा। अगर आप मेल हो तो फीमेल के द्वारा आपका सेक्सुअल सिलेक्शन होना भी जरूरी है। तो 100 में आ रहा है बच्चों, भगवान से ऊपर प्रकृति है और प्रकृति से ऊपर भी नारी है। तभी तो कहा जाता है बच्चों, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सुना होगा आपने बच्चों, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। बेटा देवता मतलब गुड वेरिएशन, राक्षस मतलब बैड वेरिएशन। कितने ही गुड वेरिएशन क्यों ना हो आप में, कितने गुड वेरिएशन क्यों ना हो, अगर नारी को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, नारी की पूजा नहीं करोगे, तो वो आपका सेक्सुअल सिलेक्शन नहीं करेगी। और अगर सेक्सुअल सिलेक्शन नहीं हुआ तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बावजूद भी, नेचुरल सिलेक्शन के बावजूद भी आपका इवोल्यूशन में कोई भी रोल नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूं 100 में आ रहा है बच्चों, आपको 100 में आ रहा है बच्चों। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो लर्न टू रिस्पेक्ट फीमेल, लर्न टू रिस्पेक्ट फीमेल। ईश्वर से ऊपर प्रकृति है, प्रकृति से ऊपर भी नारी है। तो नारी को जो है सलाम करते हैं एमजे सर। उम्मीद करता हूं ये आपको 100 में आया है बच्चों। अगर आपको नहीं 100 में आया तो मुझे एक बात 100 में आ रही है, आप नालायक हैं। हैंस प्रूफ, फुल स्टॉप, नो आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। बच्चे लिख रहे हैं, भगवान कसम आज से पहले ऐसा कभी नहीं पढ़ा, और ये सच्चाई है। आप नहीं भी लिखेंगे तो भी एमजे सर को मालूम है। कह तो रहा हूं, घमंड नहीं है, गुरूर है बच्चों, दोनों में डिफरेंस होता है। लर्न टू रिस्पेक्ट फीमेल। अगर आप मेल हैं तो सिर्फ नेचर के सिलेक्शन से काम थोड़ा चलेगा, आपका फीमेल के द्वारा सेक्सुअल सिलेक्शन होना भी जरूरी है। लिखा है मैंने, ए मेल शुड बी, और ये सेक्सुअल सिलेक्शन का अधिकार सिर्फ फीमेल के पास है। लिखा है मैंने, ए मेल शुड बी सेक्सुअली सेलेक्टेड बाय द फीमेल एज वेल, ऐसा कुछ। बेहतरीन पढ़ा दिया। चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए बच्चों। शिवम लिख रहा है, आपको दंडवत प्रणाम है सर। थैंक यू सो मच बेटा। करियविल परिवार बेस्ट परिवार, ये आप भी जानते हैं। बेटा डार्विनिज्म जो है वो कंप्लीट होता है, आपके जो बेटा टेस्ट का सिलेबस है वो आप आज कंप्लीट हो गया बच्चों। तो बेटा आपका जो माइनर टेस्ट है, फिर दोहरा देता हूं, इस बार ऑनलाइन 1.0 हो या ऑनलाइन 2.0 हो, दोनों के माइनर टेस्ट का सिलेबस सेम रखा है बच्चों। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन कंप्लीट, और इवोल्यूशन मेरे बच्चों आज की क्लास तक है। इवोल्यूशन आज की क्लास तक, यानी कि डार्विनिज्म बच्चों। तो टेस्ट का सिलेबस आज कंप्लीट हो गया है सक्सेसफुली। एक बच्चा लिख रहा है, नाम बताता हूं, तनवीर लिख रहा है, तब फिजिक्स वाला के 10 टीचर एक तरफ और आप अकेले एक तरफ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं बच्चों, है ना, हर टीचर अपने आप में बेहतरीन होता है बच्चों,
हर टीचर अपने आप में बेहतरीन होता है बच्चों ना। हम अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करते, खुद से कंपेयर करते हैं। हमें पता है हम बेहतरीन टीचर हैं, दूसरे कैसे हैं हम उनके बारे में बात नहीं करते बच्चों। एक चीज समझिएगा बच्चों, अब लास्ट के 5 मिनट सुन लीजिए, अगली क्लास की भूमिका बांधकर आज हम क्लास को कंप्लीट करेंगे। सुनना बच्चों ना, डार्विन की कहानी बेहतरीन है, पर उसके बाद अब आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म। समझिए बच्चों, डार्विन की आलोचना की जा रही है। एक चीज समझिएगा, डार्विन की कहानी बिल्कुल बढ़िया है, कोई गलती नहीं है इसमें, पर अब डार्विन की एक कमी है, और वो कमी क्या है, डार्विन नहीं बता पाए थे ये वेरिएशंस आते कैसे हैं और अगली पीढ़ी में जाते कैसे हैं। दैट्स इट। और बेटा डार्विन कैसे बता देते, समझिए बेटा, डार्विन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, अगली क्लास की भूमिका बांध के जा रहा हूं, ध्यान सुनेगा। डार्विन को बेटा जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं थी, लिखा हुआ आपके मॉड्यूल में, याद कीजिए ना बच्चों। डार्विन की किताब छप गई है 1859 में, और जेनेटिक्स की बातें लेकर आए थे ग्रेगर जोहान मेंडल, याद कीजिए 1865-66, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों। तो जब डार्विन की किताब ही छप चुकी थी, उस समय मार्केट में जेनेटिक्स की बातें कोई नहीं करता था बच्चों, कोई भी तो नहीं करता था बच्चों। तो जेनेटिक्स की नॉलेज डार्विन को नहीं होनी चाहिए थी। अब समझिए, उस चीज को लेकर अगर मजाक बनाओ, ये सही तरीका थोड़ना है। जैसे मान लेते हैं बच्चों, मैं आपको जेई एडवांस के मैथ्स का पेपर लाकर दे दूं और आपसे कहूं कि आप मैथ्स सॉल्व करो, फिर आप आंसर नहीं निकाल पाओ, मैं आपको मजाक बनाऊं, वो सही तरीका थोड़ी ना बच्चों। मैं आपको नीट का पेपर लाके दूं, वो अगर आप ना कर पाओ और फिर अगर मजाक बनाए तो बात समझ में भी आती है। तो बेटा डार्विन को जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं थी और होनी भी नहीं चाहिए थी, कि बेटा जेनेटिक्स की बातें मेंडल साहब लेकर आए थे 1865 में। व्हाट इज जेनेटिक्स? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो समझिए, डार्विन की थ्योरी का मेजर ड्रॉबैक क्या था, डार्विन नहीं बता पाए थे कि वेरिएशन आते कैसे हैं, अगली पीढ़ी में जाते कैसे हैं। डार्विन ने आपसे पहले कह दिया था बच्चों कि आई एम नॉट ए साइंटिस्ट, आई एम ए नेचुरलिस्ट। दोस्तों, उसने कहा था कि मैंने जो देखा है वही तो मैंने लिखा है बच्चों। डार्विन ने कहा ना, मैंने जो देखा है वही तो मैंने लिखा है बच्चों। तो डार्विन की थ्योरी का मेजर ड्रॉबैक था, वो नहीं बता पाए कि ये वेरिएशंस आते कैसे हैं, कि दादाजी से पापा में डिफरेंस आया कैसे। क्या दादाजी की आंखें काली थी, पापा की आंखें भूरी थी, ये भूरी हो कैसे गई? पहले तो एक चीज समझिए, जब भी मैं वेरिएशन कह रहा हूं उसका मतलब मैं जेनेटिक वेरिएशन की बात कर रहा हूं बच्चों, इनबिल्ट, क्योंकि एक्वायर्ड वेरिएशन का तो इनहेरिटेंस होता ही नहीं है। तो डार्विन बच्चों नहीं बता पाए थे कि जेनेटिक वेरिएशन आते कैसे हैं। तो कैसे बताएंगे गुड वेरिएशन क्या है, बैड वेरिएशन क्या है? वो उन्होंने ये बताया था कि जो फिट होता है वो सर्वाइव कर जाता है, पर ये फिट आता कहां से, कैसे बताएंगे बच्चों? क्योंकि फिट वो होता है जिसके पास गुड वेरिएशन आते हैं। तो डार्विन की थ्योरी का एक ही ड्रॉबैक था, उनको जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं थी, तो वो नहीं बता पाए वेरिएशन आते कैसे हैं। बेटा इन वेरिएशन का सोर्स क्या है वो नहीं बता पाए, तो डार्विन की थ्योरी रिजेक्शन के कगार पर खड़ी हो गई। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगली क्लास में हम डार्विन की थ्योरी लेंगे, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, सोर्सेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, कि आखिर जेनेटिक वेरिएशन आते कैसे हैं, और एक नए नाम से पब्लिश करेंगे, दैट इज नियो डार्विनिज्म। यानी समझिए, व्हाट इज नियो डार्विनिज्म? नियो डार्विनिज्म इज इक्वल्स टू डार्विनिज्म प्लस उसकी कमियां। और क्या कमियां है मेरे बच्चों? सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। तो अगली क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, डार्विन की कहानी में जेनेटिक वेरिएशन, फिर कह रहा हूं जेनेटिक, अब बार बार नहीं बोलूंगा बच्चों, क्योंकि एक्वायर्ड वेरिएशन का तो इनहेरिटेंस होता ही नहीं है ना। तो जब भी मैं वेरिएशन कहूंगा मतलब है जेनेटिक वेरिएशन, जन्मजात जो वेरिएशन आते हैं, कि हाँ यार दादाजी से पापा में थोड़े बहुत डिफरेंस तो हैं, बाय बर्थ हैं। ये सब हमारा बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, अगली क्लास में हम पहले पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, फिर उसको हम डार्विनिज्म में ऐड करेंगे, नए नाम से पब्लिश करेंगे, दैट इज नियो डार्विनिज्म। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पर बंद करते हैं, अगली क्लास में फिर से मुस्कुराहट के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच बच्चों।